Hello everyone, welcome to Government Job Rankers. My name is Shivam Tyagi and this video is very important for all यूपीएससी सीएपीएफ एसी पेपर 2। आपको पता होना चाहिए यूपीएससी सीएपीएफ एसी में दो एग्जाम्स आपके सेम डे होंगे। ओके, फर्स्ट पेपर जो होगा आपका एमसीक्यू फॉर्म में होगा, सेकंड पेपर आपका पेपर 2 जो है वो आपका रिटन होगा। इस पेपर के अंदर आपको 4 एसेज अटेम्प्ट करने हैं, आपको 2 रिपोर्ट्स अटेम्प्ट करनी है, आपको 2 आर्ग्यूमेंट अटेम्प्ट करने हैं, आपको 1 प्रेसी अटेम्प्ट करना है, आपको रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन अटेम्प्ट करनी है एंड आपको ग्रामर अटेम्प्ट करनी है। ओके, सो आपको ये पता होना चाहिए इफ़ यू आर नॉट एबल टू अटेम्प्ट 4 एसेज विद इन 80 मिनट्स, आप अगर जो एसे को अटेम्प्ट नहीं कर पाते 80 मिनट्स के अंदर चारों एसेज को, तो यू आर आउट ऑफ द रेस। आप इस एग्ज़ाम को क्लियर नहीं कर पाएंगे बिकॉज आप कभी भी ये पेपर कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। आप ये पेपर कंप्लीटली अटेम्प्ट नहीं करेंगे तो आप इस एग्ज़ाम को क्लियर नहीं कर पाएंगे। आई हैव सीन लॉट ऑफ पीपल, बहुत लोग ऐसे हैं जो पेपर 1 क्लियर कर लेते हैं बट पेपर 2 उनकी प्रॉब्लम है, पेपर 2 कभी भी उनसे क्लियर नहीं होता। मोस्ट इंपॉर्टेंट इसके अंदर ऐसे रोल प्ले करता है। तो इन दिस वीडियो आई हैव कंपाइल्ड जो यूपीएससी के टॉपर्स हैं, जो मेंस के अंदर ऐसे लिखते हैं, जो टॉपर्स हैं, उनके इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन मैंने एक साथ कंपाइल किए हैं, हैंडमेड, रिटन मेड, या आप इनको बस याद कर लीजिए और जो भी एग्जामिनेशन के अंदर ऐसे टॉपिक आएंगे और आपके यही टॉपिक आएंगे, यू कैन ट्रस्ट मी बिकॉज लास्ट वीक IB-ACIO Tier 2 हुआ था और उसके अंदर भी सेम टॉपिक्स आए थे, यही सेम टॉपिक्स आते हैं। आई हैव क्लियर दिस एग्जाम 2 टाइम्स इन अ रो, 2 बार मैंने एग्जाम दिया, दोनों बार ही क्लियर किया है बिकॉज मैं यही स्ट्रेटेजी फॉलो करता हूँ। आपके पास 3 पेजेस आएंगे एक ऐसे को लिखने के लिए, आपका हाफ पेज इंट्रोडक्शन में, लास्ट का हाफ पेज से ज़्यादा कंक्लूजन में। तो इसलिए फिर आपको जो ये स्पेस बची, आपके 2 पेजेस जो बचे, इसके अंदर आपको अपनी क्रिएटिविटी दिखानी है और वो भी नहीं दिखानी बिकॉज आई हैव कम्प्लीटली डिटेल्ड द टॉपिक। मैंने कंप्लीट पॉइंट फॉर्म में आपको समझाए हैं, आपको यही टॉपिक्स आएंगे और आपको यही टॉपिक्स के एसेज आपको लिखने हैं। ओके, तो इसके अंदर मैंने क्या किया है, कंप्लीट मैंने इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन एक साथ कंपाइल कर दिए हैं, आप इनको याद कीजिए। इसके अंदर मेजॉरिटी ऑफ द थीम्स जो एग्जामिनेशन के अंदर देखने के लिए मिलेंगे वो है, फॉर एग्जांपल आपका हेल्थ मिल जाएगा, आपका सिक्योरिटी मिल जाएगा, आपका डिफेंस फोर्सेस मिल जाएगा, आपका वैक्सीन मिल जाएगा, आपका फार्मर्स एजिटेशन अभी चल रहा है उसके ऊपर एग्रीकल्चर पे मिल जाएगा, साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिल जाएगा। तो दीज आर फ्यू टॉपिक्स। फिर हमने जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एसे जो आपके एसेज आएंगे, फॉर एग्जाम्पल अभी साइक्लोन्स चल रहे हैं, अभी आप देख सकते हैं फॉरेस्ट फायर्स हैं, फ्लड्स हैं, तो इसलिए डिजास्टर मैनेजमेंट एक हॉट टॉपिक है, ऐसे ही इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल एक हॉट टॉपिक है, बट आप इनको कभी भी अटेम्प्ट नहीं कर पाएंगे इफ़ यू आर नॉट हैविंग द नॉलेज। तो पहले मैं इनको आपका बेस बना दूंगा जिससे कि आप इस टॉपिक को ये एग्जामिनेशन के अंदर आए तो आप इनको अटेम्प्ट कर सकें। सो इन दिस वीडियो आई हैव कंपाइल्ड मोर देन 10-12 एसेज, 10 से ज़्यादा मैंने एसेज हैं, उनको कंप्लीट आपको पॉइंट फॉर्म में बताया, आप इनको याद करके जाइए, ऐसे ही इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कीजिए और आपका ये एग्ज़ाम पेपर 2 क्लियर करने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। यू कैन ट्रस्ट मी, आई हैव क्लियर्ड दिस एग्जाम 2 टाइम्स इन अ रो। आई हैव ऑल्सो क्लियर्ड UPSC CDS 6 times. I have cleared FCAT 7 times with score of 240 plus multiple times. So let's start. आपको जो कोट्स हैं, इंपॉर्टेंट कोट्स मेरे टेलीग्राम चैनल पे भी अवेलेबल हो जाएंगे। ओके, कंपाइल्ड मैंने क्या कंपाइल किया, मैंने इंपॉर्टेंट जो यूपीएससी के टॉपर्स थे, यूपीएससी के जो टॉपर्स थे उनके इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन्स को, उनका एनालिसिस करके मैंने उनको कंपाइल कर दिया एक साथ, जिससे कि यू कैन हैव दोज इंट्रोडक्शंस एंड कंक्लूजन्स इन योर एसे। तो हमारा जो स्ट्रक्चर होगा एसे का, कैसे हम लिखते हैं ये आपको पता होगा। सबसे पहले इंट्रोडक्शन, फिर उसकी हिस्ट्री के बारे में लिख देते हैं थोड़ा बहुत, देन वी हैव कॉजेज, फिर उन कॉजेज के क्या इम्प्लीकेशंस हैं, फिर हम देते हैं सॉल्यूशन कि हमारा गवर्नमेंट लेवल पे क्या सॉल्यूशन है, सोसाइटी लेवल पे क्या सॉल्यूशन है, एज अ नेशन व्हाट वी नीड टू डू, फिर हम एंड में देते हैं कंक्लूजन। तो आप देख सकते हैं इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं किसी भी रीडर को एंगेज करने के लिए। आपका रीडर जो है वो तभी एंगेज होगा जब आपका ऐसे डिफरेंट होगा, और अच्छा ऐसे के लिए अच्छा इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन होना चाहिए। सो लेट्स स्टार्ट, टाइम वेस्ट नहीं करते। आपका अगर जो एजुकेशन के ऊपर कोई भी ऐसे आए, कुछ भी ऐसे आए, एजुकेशन, विमेन एजुकेशन, चिल्ड्रन एजुकेशन, कुछ भी ऐसे आए, या फिर आपका विमेन के ऊपर कोई भी ऐसे आए, जैसे क्राइम अगेंस्ट विमेन आ जाए, विमेन एजुकेशन आ जाए, विमेन इन सोसाइटी आ जाए, विमेन इन सिक्योरिटी फोर्सेज आ जाए,
एनीथिंग टू एवरीथिंग, किसी भी आपका विमेन कीवर्ड दिख जाए, सो कीवर्ड हेयर इज विमेन और एजुकेशन। ये कीवर्ड आपको अगर जो एसे के टॉपिक में दिख जाए तो आपको आंख बंद करके ये इंट्रोडक्शन लिखना है। ओके, आप इसको याद कर लीजिए, बहुत अच्छा इंट्रोडक्शन है, यूपीएससी टॉपर्स की कॉपी से इंट्रोडक्शन है। तो इसको हम पढ़ते हैं। तो क्या है, इन अक्टूबर 2012 ऑन हर वे टू होम फ्रॉम स्कूल अ मास गनमैन स्टॉप्ड हर स्कूल बस एंड आस्क्ड हु इज मलाला एंड शॉट हर ऑन लेफ्ट साइड ऑफ हर हेड। ओके, आफ्टर रिकवरी शी हैड टू चॉइसेस, उसके पास दो चॉइसेस थे, ईदर टू लिव अ क्वाइट लाइफ और टू मेक मोस्ट ऑफ द न्यू वन। ओके, so now Malala Yousafzai is youngest Nobel Prize recipient and ray of hope for 130 million out of school girls across the globe। तो आपको इसको याद रखना है। ओके, कोई भी ऐसे आए आपको इसको लिखना है। इसके बाद मैं आपको बताता हूं कि इसको कनेक्ट कैसे करना है मेन ऐसे के साथ। ठीक है, ये तो आपने याद कर लिया, सबसे पहले ये आपने याद कर लिया, यू हैव मेमोराइज दिस। ओके, अब इसको मेन ऐसे के साथ कनेक्ट भी करना है। तो जो भी टॉपिक आएगा, जो भी क्वेश्चन आएगा, उसको उठा के अब यहाँ पे लिख देना है इसकी नेक्स्ट लाइन से। जैसे मान लीजिए क्राइम अगेंस्ट वीमेन आ गया, तो अब यहाँ पे नेक्स्ट लाइन में यहाँ पे लिखेंगे, इसी पैराग्राफ की नेक्स्ट लाइन में यहाँ पे लिखेंगे कि women have been subjected to various crimes and these crimes have following implications, these crimes have following history, these crimes have following causes। तो उसके बाद क्या होगा, आपका ये वाला जो इंट्रोडक्शन है ये कंप्लीट हो गया। और ये पैराग्राफ भी आपको चेंज करना है। अब पैराग्राफ जब चेंज करना है, फिर आपको अब यहाँ पे लिखने हैं कॉजेज और इफेक्ट्स और सब कुछ आपको लिखना है, जो मैंने आपको लेआउट पहले बताया था। अब जो आप कंक्लूजन करेंगे, कंक्लूजन एक तो होता है छोटा कंक्लूजन, जब आपके पास स्पेस ना हो, तो उस केस में तो आप लिखते हैं ये कोई भी कोट डाल दीजिए। तो इस केस में मलाला यूसुफजाई का ये कोट आप याद कर सकते हैं, वन चाइल्ड, वन टीचर, वन पेन, वन बुक कैन चेंज द वर्ल्ड। आप इसको याद कीजिए, या फिर बेस्ट तरीका मैं बता रहा हूँ, बेस्ट है, आप इससे किसी भी क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं। बेस्ट है आप नेहरू की स्पीच याद कीजिए। ये जो नेहरू की स्पीच है, ये इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन मैं किसी में भी यूज कर सकता हूँ, और इतनी अच्छा इंट्रोडक्शन और इतना अच्छा कंक्लूजन होगा कि जो आपका एग्जामिनर है वो खुश हो जाएगा। तो इसको मैं कंक्लूजन में यूज करके आपको दिखाता हूँ। ओके, इसको इंट्रोडक्शन में भी यूज कर सकता हूँ और इसको कंक्लूजन में भी मैं यूज कर सकता हूँ। तो अब हम देखते हैं कि इसको इंट्रोडक्शन में कैसे यूज करते हैं। मान लीजिए मेरे को वो मलाला वाला याद नहीं है, तो मैं इसको इंट्रोडक्शन में यूज कैसे करूंगा, मैं ऐसे यूज करूंगा, लॉन्ग ईयर्स अगो वी मेड अ ट्राइस्ट विद डेस्टिनी एंड नाउ द टाइम हैज कम वी शैल रिडीम आवर प्लेज नॉट होली और इन फुल मेजर बट वेरी सब्सटेंशियली एट द स्ट्रोक ऑफ मिडनाइट आवर व्हेन द वर्ल्ड स्लीप्स इंडिया विल अवेक टू लाइफ एंड फ्रीडम। ओके, आपको ये तो लिखना ही है, यहाँ पे लिखना है, यहाँ पे स्टार्टिंग करनी है अकॉर्डिंग टू नेहरूज स्पीच ऑफ ट्राइस्ट विद डेस्टिनी। ओके, आपको ये लिखना है। इसके बाद क्या लिखना है, इसके बाद क्या लिखना है, इसके बाद मुझे लिखना है इट हैज बीन 74 years सिंस इंडिपेंडेंस। ओके, नेक्स्ट ईयर जो हमारा है 2022, उसमें 75 ईयर्स हो जाएंगे। वो आपको टॉपिक इसलिए मिल सकता है, ये आपको कि इंडिया आफ्टर 75 ईयर्स कहाँ स्टैंड करता है, तो उसमें आप ऐसा लिख सकते हैं। इसमें भी आप ऐसा लिख सकते हैं, इट हैज़ बीन 75 ईयर्स सिंस इंडिपेंडेंस। मैं और फिर लिखना है आपको, मैनी ऑफ द विजन्स ऑफ आवर फोर फादर्स हैव बीन कंप्लीटली रिजॉल्व्ड। जो हमारी इंडिया की प्रॉब्लम्स थी, मैनी ऑफ द प्रॉब्लम्स ऑफ इंडिया हैव बीन कंप्लीटली रिजॉल्व्ड बट मैनी आर नॉट रिजॉल्व। ओके, बट मैनी आर प्रेवेलेंट। आपको ऐसे लिखना, मैनी आर प्रेवेलेंट। उसमें क्या बोलना है, जो भी आपका क्वेश्चन आया होगा वो लिख देना है। जैसे मान लीजिए क्राइम अगेंस्ट वीमेन आया है, मान लीजिए नार्कोटिक्स का आया है, मान लीजिए आपका रोड एक्सीडेंट का आया, वो आपको लिख देना है। तो देखिए आपका इंट्रोडक्शन कितना अच्छा हो गया। इंट्रोडक्शन मैंने नेहरू की स्पीच से आपका कवर कर दिया, इंट्रोडक्शन मैंने आपका मलाला यूसुफजाई के इससे कवर कर दिया, और इसी वे में आप कंक्लूड भी कर सकते हैं। अगर जो आपको इसको इंट्रोडक्शन में यूज़ नहीं करना, अगर जो आपको इसको इंट्रोडक्शन में यूज़ नहीं करना, तो इसको आप कंक्लूजन में कैसे यूज़ करेंगे, इसी नेहरू स्पीच को मैं कंक्लूजन में यूज़ करके दिखाता हूँ। तो इसको मैं लिखूंगा अकॉर्डिंग टू नेहरू। मैंने फिर ये पूरी लाइन लिख दी यहाँ से लेके, लॉन्ग ईयर्स अगो वी मेड अ ट्राइस्ट विद डेस्टिनी एंड नाउ द टाइम हैज कम वी शैल रिडीम आवर प्लेज
not wholly or fully measure but substantially at stroke of midnight hour when the world sleeps India will awake to life and freedom। अब इसके बाद मैं क्या लिखूंगा कंक्लूजन में, सो आर फोर फादर्स ऑल्सो ड्रीम्ड अबाउट, हमारे फोर फादर्स जो थे, हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल मेकर्स जो थे, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल मेकर्स थे, जिन्होंने हमारा संविधान बनाया था, उनका सपना था, दे हैड अ ड्रीम कि इंडिया कैसा हो, इंडिया एक ऐसा हो जहां सोशल जस्टिस मिले, सब कुछ मिले, ये मिले। तो फिर हमें जो हमारा क्वेश्चन था उसको रिलेट करना है इससे। जो हमारा क्वेश्चन था, मान लीजिए क्राइम अगेंस्ट वीमेन है, तो हमारा इंडिया तब तक प्रॉस्पर नहीं करेगा जब तक क्राइम अगेंस्ट वीमेन कम नहीं होंगे। तो ऐसे आप करके कंक्लूड कर सकते हैं। ओके, बेस्ट वे है ये, आपको सबसे कम मेहनत में, और इससे क्या होगा, आपका हाफ पेज लास्ट वाला भी फिल हो जाएगा और इंट्रोडक्शन से आपका हाफ पेज एटलीस्ट पहला वाला फिल हो जाएगा। तो उसमें फिर आपको जो बीच में लिखना है, फिर आपको कॉजेज, उसके इम्प्लीकेशंस, फिर आपको उनके सॉल्यूशन देने हैं और फिर आपको कंक्लूड करना है। तो इसमें आपका टाइम लगना चाहिए, इसमें आपकी ब्रेन स्टॉर्मिंग होनी चाहिए, इसमें आपका टाइम लगना चाहिए, इसमें इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन में आपका टाइम नहीं लगना चाहिए। ओके, सो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इज आर्मी, मतलब डिफेंस फोर्सेस के ऊपर आए और आपकी सिक्योरिटी के ऊपर आए। इंटरनल सिक्योरिटी भी हो सकती है, एक्सटर्नल सिक्योरिटी भी हो सकती है। ओके, इंटरनल सिक्योरिटी में आपकी जम्मू कश्मीर की मिलिटेंसी, आपकी नॉर्थ ईस्ट की इंसर्जेंसी और आपकी लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म, लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म भी हो सकता है, जिसे हम नक्सलिज्म भी बोलते हैं। ओके, इस केस में हम क्या लिखेंगे, फर्स्ट हम देखते हैं नीचे वाला, फिर आपको बताऊंगा ऊपर वाली थ्योरी। आप इनको इंट्रोडक्शन में कैसे यूज कर सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छी है, यूनिवर्सल थ्योरीज हैं, बहुत प्यारा, मजा आएगा आपको इसमें। ओके, तो फर्स्ट चीज आप इसको यूज कर सकते हैं। अकॉर्डिंग टू कौटिल्य इन हिज बुक अर्थशास्त्र ही स्टेटेड दैट, आप ऐसे लिखिए, इसको सेंटेंस फॉर्म में लिखना है। ओके, यू नीड टू राइट इन सेंटेंस फॉर्म, इसको आपको ऐसे पॉइंट फॉर्म में नहीं लिखना। सो अकॉर्डिंग टू कौटिल्य इन हिज बुक अर्थशास्त्र, स्टेट कैन बी एट रिस्क फ्रॉम फोर थ्रेट्स, और आपको इसको लाइन वाइज ऐसे लिखना है, एंड आपको ऐसे लिखना है, दोज आर, ओके, आपको ऐसे लिखना है, दोज आर इंटरनल, एक्सटर्नल, इंटरनली एडेड एक्सटर्नल एंड एक्सटर्नली एडेड इंटरनल। ओके, अब इसका मतलब क्या है, पहले इसको समझ लेते हैं, फिर आप इसको और अच्छे तरीके से यूज कर पाएंगे अपने एसे में फॉर इंट्रोडक्शन। तो इंटरनल थ्रेट्स क्या है, आपको पता है, नक्सलिज्म है, ये इंटरनल थ्रेट है हमारी सिक्योरिटी के लिए, हमारी डेवलपमेंट के लिए ऑफ अ नेशन एज होल। देन वी हैव एक्सटर्नल, तो हमारी जो आर्मीज हैं, डिफेंस फोर्सेज हैं, दे डील विद एक्सटर्नल थ्रेट्स, एंड सम थ्रेट्स आर इंटरनली एडेड एक्सटर्नल, दोज आर जो इंडियन के ऊपर होंगे, भारत देश में, दोज आर इंटरनली एडेड एक्सटर्नल। आप देख सकते हैं अफगानिस्तान में सिचुएशन इज वेरी ब्लीक, बहुत खराब सिचुएशन है। एंड वी हैव एक्सटर्नली एडेड इंटरनल, मतलब जो हमारे नक्सलाइट हैं, इनके पास इतनी लेटेस्ट वेपन कहाँ से आते हैं, वो आते हैं बाहर से, दूसरे देश से, नेपाल के थ्रू, बांग्लादेश बॉर्डर के थ्रू इंडिया के अंदर सोर्स किए जाते हैं। तो वो क्या है, फॉरेन जो पावर्स हैं वो इंडिया की इंटरनल सिक्योरिटी, इंडिया के इंटरनल स्ट्रक्चर को डिस्ट्रॉय करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि ऐसा पीस ना रहे, इंडिया डेवलप ना हो, तो उसके लिए वो एड कर रहे हैं। ओके, तो आप इसको यूज कर सकते हैं एज योर इंट्रोडक्शन। अब ये तो मैंने लिख दी लाइन, ये मान लीजिए 3-4 लाइन में मैंने इसको लिख दिया। अब इसको मैं ज्वाइन कैसे करूंगा विद आर मेन क्वेश्चन। सो क्वेश्चन कुछ भी आए, लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म आए, तो आप नेक्स्ट लाइन में लिखिए, सो जो हमारा लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म है, बस आपको ये पता होना चाहिए कि इंटरनल एक्सटर्नल है, इन चारों कैटेगरी में से कौन सा है। तो फिर आपको बताना है, मान लीजिए आ गया चाइना, फॉर एग्जाम्पल चाइना आ गया, तो आपको लिखना है, चाइना हैज बीन एक्सटर्नल एग्रेसर ऑन अस फ्रॉम 1965 वॉर, जो हमारे पे 1960s में जो हमारे वॉर हुए थे, उस टाइम से हमारे ऊपर, और आज भी हम देखें गलवान वैली में ये सब चल रहा है। ओके, इंटरनल आए, अब छत्तीसगढ़ ये रेड कॉरिडोर रीजन में आ जाए, तो उसमें आपको इसको आइडेंटिफाई करके उसको लिखना है। ओके, सो वी हैव नेक्स्ट थ्योरी, इसको तो आप लिख लेंगे। वी हैव नेक्स्ट थ्योरी, इसको कैसे यूज कर सकते हैं, आप देख सकते हैं गालवान वैली में क्या हो रहा है, आप देख सकते हैं अफगानिस्तान में क्या हो रहा है, आप देख सकते हैं जो कोल्ड वॉर्स हुए थे उनके पीछे रीजन क्या था, उसको ये थ्योरी दोनों समझाती है। फर्स्ट इज योर मैकेंडर थ्योरी, सेकंड इज योर स्पाइकमैन थ्योरी।
इसको आपको इंट्रोडक्शन में लिखना है, पॉइंट फॉर्म में नहीं लिखना, आपको कंप्लीट सेंटेंस फॉर्म में लिखना है. सो अकॉर्डिंग टू मैकेंडर्स थ्योरी ऑफ हार्टलैंड, हार्टलैंड और रिमलैंड क्या है, इजी कॉन्सेप्ट है, डरना नहीं है. आई सजेस्ट कि मैं जैसे समझा रहा हूँ आप उस वे में ही इसको लिख दें. तो जो मैकेंडर थे इन्होंने बताया कि जो हार्टलैंड को रूल करेगा, हार्टलैंड इज व्हाट, हार्टलैंड इज योर सेंट्रल एशिया एंड पार्ट ऑफ रशिया. ओके, यूएसएसआर था उस टाइम पे. तो जो हार्टलैंड को रूल करेगा, दैट पर्सन विल रूल द वर्ल्ड. ओके, दैट कंट्री विल रूल द वर्ल्ड. तो इससे क्या होता है, इतना ज़्यादा एग्रेशन हो गया कि कोल्ड वॉर हो गए. हमारा एक तरफ यूएसए आ गया, एक तरफ यूएसएसआर आ गया, और इनके बीच इतना एग्रेशन क्रिएट हो गया. ओके, सेकंड थ्योरी क्या बोलती है, सेकंड थ्योरी बोलती है जो स्पाइकमैन की थी, रिमलैंड की, जो सी रूट्स को जो कंट्रोल करेगा. आप देख सकते हैं जो चाइना है, यहाँ पे इन्होंने अपना पोर्ट बना लिया हमारे नेक्स्ट बिल्कुल हमारे पास में. ओके, पाकिस्तान में पोर्ट बना लिया. फिर यहाँ पे मान लीजिए ये हमारी कंट्री है, यहाँ पे श्रीलंका है, तो यहाँ पे भी इन्होंने पोर्ट बना लिया. फिर आप देख सकते हैं ये अफ्रीका है, तो यहाँ पे भी इन्होंने पोर्ट बना लिया. सो आप देख सकते हैं ये क्या कर रहे हैं, ये हमके चारों तरफ से हमें घेर रहे हैं, बिकॉज ये हमारे सी रूट कवर करेंगे. सी रूट कवर करेंगे, उससे क्या होगा, ये ट्रेड कंट्रोल करेंगे और ये वर्ल्ड को रूल करना चाहते हैं. ओके, स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स थ्योरी भी इसका ही पार्ट है कि जितना ज़्यादा आप कंट्रोल कर सके. मैकेंडर थ्योरी, हार्टलैंड, आज कहाँ देख सकते हैं हम, आज देख सकते हैं हमने चाइना ने तिब्बत को कंट्रोल किया हुआ है, चाइना ताइवान को देख रहा है, चाइना अफगानिस्तान में भी अपना शेख जमाने की कोशिश कर रहा है, बहुत सारी कंट्री कर रही है, यूएसए आई थी, आप देख सकते हैं. सो सारी कंट्रीज, रशिया ने एनेक्सेशन ऑफ क्रीमिया किया, ये सारी कंट्रीज क्या कर रही हैं, दीज कंट्रीज आर जस्ट ट्राइंग टू गेट एज मच लैंड एज पॉसिबल, बिकॉज द अमाउंट ऑफ लैंड यू हैव, उतने ही आपके पास रिसोर्सेज हैं. तो आपको मैकेंडर स्पाइकमैन की थ्योरी यूज़ करनी है, बहुत ही अच्छा इसका इफेक्ट होगा आपके इन्विजिलेटर पे, बहुत अच्छा आपको मार्क्स मिलेंगे, यू विल गेट वेरी गुड मार्क्स. अब जो आपका एक्सटर्नल सिक्योरिटी से कोई क्वेश्चन आता है तो आप मैकेंडर और जो ये आपकी स्पाइकमैन है, इनकी थ्योरीज को यूज़ करेंगे तो बहुत अच्छा इफेक्ट होगा. ओके, अब आर्मी से या सिक्योरिटी से क्वेश्चन आ गया एंड यू नीड टू कंक्लूड, तो कंक्लूड कैसे करेंगे, कंक्लूड बेस्ट है आप नेहरू की स्पीच से कंक्लूड कीजिए. मैंने आपको बताया था नेहरू की स्पीच, आप सीधा नेहरू की स्पीच याद कीजिए, उसके बाद आप लिख दीजिए ओवर द 74 ईयर्स हमारे साथ ये प्रॉब्लम हुई थी, वी हैव सॉल्व वेरियस इश्यूज बट इंटरनल सिक्योरिटी या फिर एक्सटर्नल सिक्योरिटी, दीज इश्यूज हैव बीन प्रिवेलेंट और हमारी डिफेंस फोर्सेज आर ट्राइंग वेरी हार्ड. इस वे में पॉजिटिव सिग्नल के साथ आप उसको एंड कर सकते हैं, या फिर आप प्रियम्बल यूज कर सकते हैं. हमने प्रियम्बल लिख दिया. प्रियम्बल क्या था, हमारे फोर फादर्स का विजन था, दैट वाज द विजन ऑफ अ फोर फादर्स. तो उसमें क्या था, कॉन्स्टिट्यूशनल मेकर्स का हमारा विजन था टू सी आर कंट्री ग्रो. ओके, सोशली ग्रो करे, इकोनॉमिकली ग्रो करे और इसकी डेवलपमेंट हो एज अ लार्ज. ओके, एज अ नेशन वी नीड टू प्रोग्रेस. तो वो कब हो सकता है, जब हमारी सिक्योरिटी अच्छी हो, जब हमारा पीस प्रिवेल करे, तभी तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट आएगी, है ना, तभी हमारी फॉरेन इन्वेस्टमेंट आएगी. तो उसके लिए हमारी जो पीस है, पीस एंड सिक्योरिटी ऑफ द नेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द ओवरऑल डेवलपमेंट. सो आपको इस वे में आपको इससे याद रखना है. ओके, सो नेक्स्ट वी हैव कोविड. अब कोविड से इतनी सारी डेथ हुई है हमारी इंडिया में, दैट इज वेरी अनफॉर्चुनेट. सो वी हैव आवर हेल्थ. अगर जो ये दोनों कीवर्ड्स मिले, सो इफ यू हैव हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर, आपके आ जाए कि इंडिया का हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, तो आपको इसमें क्या लिखना है, हाउ यू नीड टू स्टार्ट. तो मैंने आपको पहले ही बताया हुआ है, नेहरू की स्पीच यूनिवर्सल है, कहीं भी यूज़ करके आप जो मैंने कनेक्टिंग लाइन बताई है उससे आप किसी भी वे में यूज़ कर सकते हैं. ओके, बट इसमें आपको मैं नेक्स्ट तरीके से बताता हूँ कैसे लिखना है. तो मोदी जी ने भी बोला था, बहुत इंपॉर्टेंट कोट है, इसको हिंदी में लिखेंगे हम, आरोग्यम परम भाग्यम स्वास्थ्य सर्वार्थ साधनम. मेरी हिंदी जैसी भी है, आपकी हिंदी अच्छी होगी, अच्छी तरह से लिखना है. ओके, आ रो, स्पेलिंग आप देख लेना, आरोग्यम परम भाग्यम. ओके, ये एक हो गया. फिर आएगा स्वास्थ्य सर्वार्थ ओके. तो आरोग्यम परम भाग्यम स्वार्थ सर्वार्थ साधनम,
बट ऐसा भी हो सकता है कि जो आपकी कॉपी चेक कर रहा है उसको हिंदी ना आती हो, तो आपको ये लाइन लिखनी है, दिस इज कंपल्सरी फॉर यू टू राइट, विच मीन्स गुड हेल्थ इज द ग्रेटेस्ट फॉर्चून। आपको ये लिखना है। आप इससे इंट्रोडक्शन आप इसको स्टार्ट कीजिए। ये याद ना रहे तो मैंने आपको बता दिया, नेहरू की स्पीच आपकी सेवियर है, कहीं भी यूज हो सकती है। प्रियम्बल आपका सेवियर है, कहीं भी यूज हो सकता है। एनीवेयर फ्रॉम योर इंट्रोडक्शन टू कंक्लूजन यू कैन यूज एनीवेयर। आपको ये याद होना चाहिए, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। फिर आप एक ये याद कर सकते हैं, अकॉर्डिंग टू WHO इन्होंने हमारी हेल्थ को डिफाइन किया हुआ है, इसको हम याद कर सकते हैं। इससे भी हम कहीं भी जा सकते हैं, वैक्सीन पे आ जाए, कुछ भी आ जाए, आप इससे जा सकते हैं। ओके, सो अकॉर्डिंग टू WHO हेल्थ इज नॉट मेयरली एब्सेंस ऑफ डिजीज बट कंप्लीटली फिजिकल, मेंटल, सोशल, स्पिरिचुअल वेलबींग। तो फिजिकल, मेंटल, सोशल और स्पिरिचुअल वेलबींग को हम गुड हेल्थ बोलते हैं। आपको इसको समझाना है, फिर आपको इसको कनेक्ट करना है जो भी क्वेश्चन आएगा। होप यू आर गेटिंग दिस। ओके, सो नेक्स्ट वी हैव पॉल्यूशन के ऊपर आ जाए। पॉल्यूशन के ऊपर आ जाए तो यू हैव 2 चॉइसेस। वैसे आपके पास 4 चॉइसेस हैं, मैं नेहरू और प्रियम्बल इनको काउंट नहीं कर रहा। 3rd चॉइस इज दिस, 4th चॉइस इज दिस। आप इसको कंक्लूजन में भी यूज कर सकते हैं। दिस इज वेरी गुड आर्ट कोट, एंड दिस कोट सेज ओनली व्हेन द लास्ट ट्री हैज डाइड, लास्ट रिवर हैज बीन पॉइजन्ड एंड लास्ट फिश हैज बीन कॉट विल रियलाइज वी कैन नॉट ईट मनी। तो ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट नहीं हो रहा है। आप देख सकते हैं देयर इज सो मच पॉल्यूशन, आर होली रिवर्स हैव बीन पॉल्यूटेड। यमुना इतनी पॉल्यूटेड है, हमारी इंडिया की जो वर्ल्ड की टॉप 10 सिटीज़ है मोस्ट पॉल्यूटेड में, इंडिया की 7 या 6 कंट्री सिटीज़ आती हैं। हमारी जो कैपिटल है दैट इज़ सो मच पॉल्यूटेड। तो आप देख सकते हैं पॉल्यूशन इतना है। तो ये क्वेश्चन अब जो आएगा तो आप किसी में भी यूज़ कर सकते हैं। एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, नॉइज पॉल्यूशन, साउंड पॉल्यूशन, किसी में भी आपका ये चल जाएगा। ओके, सो यू कैन यूज दिस ऑल्सो एज योर इंट्रोडक्शन। ब्रेटलैंड रिपोर्ट थी, बहुत इंपॉर्टेंट है, 1987 में आई थी ये। ओके, और ये आई थी हमारे रिपोर्ट जो थी आर कॉमन फ्यूचर में। ब्रेटलैंड कमीशन ने डिफाइन किया था सस्टेनेबल डेवलपमेंट को। किसको डिफाइन किया था? सस्टेनेबल डेवलपमेंट को 1987 में ब्रेटलैंड कमीशन ने इन रिपोर्ट आर कॉमन फ्यूचर, हमारा कॉमन फ्यूचर ऑफ अस एज प्लैनेट, हम प्लैनेट के वासी हैं सारे, बिकॉज बॉर्डर्स जो है हमारे, वी हैव क्रिएटेड द बॉर्डर्स। ऐसे तो कोई बॉर्डर्स नहीं थे। ओके, सो इन्होंने क्या डिफाइन किया है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होगी? डेवलपमेंट दैट मीट्स द नीड ऑफ द प्रेजेंट विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द एबिलिटी ऑफ द फ्यूचर जनरेशन टू मीट इट्स ओन नीड्स। कि हम इतना रिसोर्सेज आज यूज ना कर लें, डिप्लीट ना कर दें कि जो फ्यूचर के, जो हमारी आने वाली पीढ़ी होगी, जो आने वाली जनरेशन होगी, दे विल बी लेफ्ट विद सम रिसोर्सेज। ओके, उनके पास कुछ रिसोर्सेज बचने चाहिए कि वो भी अपनी लाइफ को चला सकें। अभी अब सारी रिवर्स को पॉल्यूट कर देंगे तो फ्यूचर में कहाँ पे वो राफ्टिंग करेंगे, कहाँ पे वो घूमेंगे, कहाँ पे वो फिशिंग होगी, सारा मज़ा खराब हो जाएगा, है ना। तो वी नीड टू बी सस्टेनेबल इन द डेवलपमेंट वी आर डूइंग। सो नेक्स्ट इज एग्रीकल्चर, बिकॉज यू नो फार्म लॉज आर वेरी प्रेवलेंट। न्यूज़ में है, आपके फार्मर्स एजिटेशन काफ़ी हुई थी, तो इसमें एग्रीकल्चर के ऊपर आए। एग्रीकल्चर इज की वर्ड, ब्रॉड वर्ड है, कुछ भी आ जाए फार्मर्स के रिलेटेड। तो आई वॉन्ट यू टू स्टार्ट विद नेहरू स्पीच। कैसे यूज़ करेंगे? पहले आप नेहरू स्पीच लिख दी, ट्राइस विद डेस्टिनी लिख दिया, फिर नेक्स्ट लाइन कनेक्टिंग लाइन होगी। सो क्योंकि आपको एक ही ऐसे लिखना है तो ये वर्ड्स आपको लग रहा होगा बार बार आ रहे हैं, पर आपको ये लाइन याद हो जाएगी फिर। ओके, सो आफ्टर 74 years of independence, many issues have been resolved. Okay, but some issues like livelihood of farmer have still a lot to do. Okay, क्योंकि आप देख सकते हैं जो हमारी आज के फार्मर्स हैं, आज के फार्मर्स भी बहुत गरीब हैं। लिविंग सम फार्मर्स बहुत गरीब हैं, फार्म फ्रेगमेंटेशन है, लैंड फ्रेगमेंटेशन है, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। फिर मानसून डिपेंडेंट है हमारे पास, इरिगेशन सिस्टम इतना अच्छा नहीं है, साइंटिफिक मेथड्स नहीं है, इन्वेस्टमेंट नहीं है, सस्टेनेबल जो है बस उसके लिए वो खेती करते हैं, तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं। उस केस में आप देख सकते हैं, फिर मैंने ये लिख दिया, ये वाली लाइन मैंने लिख दी। अब नेक्स्ट से मैं ये कॉजेज बता रहा था।
ये कॉजेज हैं। तो आपने इस लाइन से क्या किया, इंट्रोडक्शन को खत्म कर दिया, इंट्रोडक्शन खत्म हुआ, फिर नेक्स्ट लाइन से यू नीड टू टेल द कॉजेज। ओके, आप इसको यूज कर सकते हैं। बट एक लाइन ये जो है कोट, दिस इज वेरी गुड, लेट मी चेंज द कलर। आप इस कोट को यूज कर सकते हैं कहीं भी, एंड में भी यूज कर सकते हैं, बीच में भी यूज कर सकते हैं, कहीं भी, कि वंस इन योर लाइफ टाइम यू विल नीड अ डॉक्टर। आपको एक बार जिंदगी में कम से कम डॉक्टर की जरूरत पड़ेगी, एक बार आपको टीचर की जरूरत पड़ेगी, वो आपको कुछ पढ़ाएंगे, एक बार आपको प्रीचर मतलब प्रीच की जरूरत पड़ेगी, आपकी शादी होगी जब, एक बार आपको पुलिस की जरूरत पड़ेगी। बट 3 times a day, okay, 3 times a day you need a farmer for food. So we should be thankful to our farmers कि वो हमारी इतनी हेल्प करते हैं, वो इतनी मदद करते हैं, वो करते तो खेती हैं, बट आप देखिए कितनी ज़्यादा एफर्ट्स उनको लगाने पड़ते हैं, तो वी शुड बी थैंकफुल टू देम। ओके, तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं वेर एवर यू वॉन्ट। अब आप एक देख सकते हैं स्वामीनाथन, ग्रीन रेवोल्यूशन के फादर इंडिया के, इनकी लाइन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे भी आप समराइज कर सकते हैं कंक्लूजन में। इफ एग्रीकल्चर गोज रॉन्ग नथिंग एल्स विल हैव अ चांस टू गो राइट। बहुत सही स्टेटमेंट है। एग्रीकल्चर किसी वे में भी अगर खराब हो गया तो इंडिया की फूड सिक्योरिटी विल बी एट रिस्क। जब फूड सिक्योरिटी नहीं होगी तो आप डिफेंस फोर्सेस के जवान्स को कैसे फीड करेंगे, कैसे कैसे हमारे जो हमारी यूथ है जो हमें कंट्री को डेवलपमेंट कराएगी, कैसे उनको करेंगे। इन्फ्लेशन हो जाएगा, इतनी महंगाई बढ़ जाएगी। आप देख सकते हैं वेनेजुएला में, जिम्बाब्वे में इतना फूड क्राइसिस है। जब फूड क्राइसिस होता है तो उसकी वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम जनरेट हो जाती हैं, और प्रॉब्लम तो प्रॉब्लम है, फिर उसके बाद कंट्री एज अ होल सर्वाइव नहीं कर पाती। नेक्स्ट वी हैव साइंस एंड टेक। साइंस एंड टेक, इसके अंदर वैक्सीन मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर आ जाए, साइंस के किसी भी टॉपिक के ऊपर आ जाए, इसरो के ऊपर आ जाए, DRDO के ऊपर आ जाए, स्पेस के ऊपर आ जाए, किसी चीज़ के भी ऊपर आ जाए। ओके, तो आपको क्या करना है, आपको ये यूज़ करना है। आप सोच रहे होंगे तो स्पेस से रिलेटेड है, बट ये कहीं भी यूज़ हो सकता है। ओके, हमें क्या होता है इंट्रोडक्शन में, हमें जनरल वे में इंट्रोड्यूस करना पड़ता है कि टॉपिक क्या है, वो लास्ट लाइन में मैं इंट्रोड्यूस कर देता हूँ। तो आपको जो यूज़ करना है वो यूज़ करना है ऐसे, ऑन जुलाई 20th 1969 अमेरिकन एस्ट्रोनॉट्स नील आर्मस्ट्रॉन्ग, यू नीड नॉट रिमेंबर द डेट ईयर्स, इनके जो बर्थ डेट्स हैं इनको रिमेंबर नहीं करना, एंड एडविन एल्ड्रिन became the first humans to ever land on the moon. About 6.5 hours later, Armstrong became the first person to walk on the moon. आपको ये लिखना है, आपको ये भी लिखनी है कोट करके कि that's one small step for a man and one giant leap for mankind. आपको ये लिखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आप क्या करेंगे, ज्वाइनिंग लाइन लिखेंगे कि ये जो हमारी हिस्ट्री की बहुत बड़ी, आपकी साइंस की बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि वी वेंट ऑन द मून। ओके, 1969 में हम मून पे चले गए, बहुत बड़ी अचीवमेंट है। तो आप अब मान लीजिए आ गया कि आपको वैक्सीन के ऊपर आ गया, तो आपको पता होगा एडवर्ड जेनर, इन्होंने पहली वैक्सीन बनाई थी। अब आप इनकी हिस्ट्री से स्टार्ट कर सकते हैं। ओके, अब जो नेक्स्ट लाइन आएगी तो आप यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं। इसरो के ऊपर आ गया तो इसरो की हिस्ट्री से स्टार्ट कर सकते हैं, बट आपको इंट्रोडक्शन में ये यूज़ करना है। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद होना चाहिए। क्यों मैं इतना इस पे फोकस कर रहा हूँ कि आपका इंट्रो और कंक्लूजन पहले से हो तैयार, बिकॉज आप देखेंगे जब आप स्टार्ट करते हैं तो आपका माइंड फ्रेश होगा। तो इंट्रोडक्शन जब लिख देंगे, आपका जो मेन फोकस जाएगा वो बीच का कंटेंट लिखने पे जाएगा, बट जैसे जैसे आप एंड पे पहुंचेंगे, कंक्लूजन की तरफ, लास्ट पेज की तरफ, आपका टाइम भी कम होगा, आप पे प्रेशर बढ़ जाएगा। तो उस केस में आपको कंक्लूजन याद होना चाहिए और इंट्रोडक्शन याद होता है तो स्टार्टिंग में आपका जो पूरा टाइम है ऐसे लिखने के लिए बहुत कम हो जाएगा। आप इजीली ऐसे लिख पाएंगे, प्रेशर नहीं लेंगे। जब प्रेशर नहीं लेंगे तो यू विल राइट गुड एसेज। सो व्हाट आई वांट यू इज टू रिमेंबर द प्रीएम्बल। प्रीएम्बल आप याद करके जाइए, आपको यूज करना है प्रीएम्बल, तो याद करके जाइए। कोई भी टॉपिक नहीं आया इनमें से तो क्या करेंगे, प्रीएम्बल को लिखेंगे और हम ज्वाइनिंग लाइन से किसी भी टॉपिक की तरफ जा सकते हैं। नेहरू की स्पीच को याद करके जाइए। ओके, 10-20 कोट्स में आपको मेरे जो टेलीग्राम ग्रुप है उसके ऊपर दे दूंगा, अच्छे कोट्स दे दूंगा, वो आप देख सकते हैं। तो प्रीएम्बल में आपको क्या याद करना है, पूरा प्रीएम्बल याद करने की जरूरत नहीं है, इतनी जगह भी नहीं होगी, आप लिखेंगे भी नहीं इतना। ओके, सो व्हाट यू नीड टू रिमेंबर इज we the people of India have solemnly resolved to constitute India into sovereign socialist secular democratic republic। ये आपको याद होनी चाहिए लाइन। and to secure its citizens justice, आपको ये याद करने की जरूरत नहीं है, you can eliminate this, justice, liberty,
equality, fraternity. In our Constituent Assembly on 26th day of November 1949, we adopt enact the Constitution. तो आप इसमें से इसको भी चाहे तो एक्सक्लूड कर सकते हैं, साथ में इसके बाद कनेक्टिंग लाइन लिखना है. सो व्हाट इज द कनेक्टिंग लाइन? कनेक्टिंग लाइन होगी आपकी कि आर फोर फादर्स आर कॉन्स्टिट्यूशनल मेकर्स had a dream to see India develop, grow socially, religiously. Religiously is a wrong word, you can eliminate. religious नहीं यूज करना है. To see our country grow socially, हमारी कंट्री की अच्छी डेवलपमेंट हो. उसके लिए जो भी क्वेश्चन आएगा वो आप लिख देना कि विमेन शुड बी ट्रीटेड वेल, और रोड एक्सीडेंट्स कम होने चाहिए, या फिर आप कुछ भी लिख सकते हैं कि ड्रग एडिक्शन कम होना चाहिए, और हमारी कंट्री की ये जो पॉल्यूशन है वो कम होनी चाहिए, पॉपुलेशन कम होनी चाहिए, हमारी फूड सिक्योरिटी, फार्मर्स के वेलफेयर होना चाहिए. कुछ भी आप लिख सकते हैं. समझ गए कि प्रियम्बल के बाद आप जो ज्वाइनिंग लाइन है उसको कैसे कनेक्ट करते हैं. ओके, सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. नेहरू स्पीच आई हैव टोल्ड यू, आप इसको लिख सकते हैं. सो अब मैंने आपको बता दिया, सबसे पहले आप इंट्रोडक्शन अच्छा लिखेंगे. इंट्रोडक्शन आपको याद होना चाहिए, यू नीड टू मेमोराइज दिस. देन आपको क्या लिखना होता है, फिर आपको जो लिखना है वो है कॉजेज, हिस्ट्री, पॉल्यूशन के क्या कॉजेज हैं आप उनको लिखेंगे, फिर उनके इफेक्ट्स क्या हैं. ये पैराग्राफ चल रहे हैं, 2 पैराग्राफ हो चुके हैं. थर्ड पैराग्राफ इज फॉर योर इफेक्ट्स. उसके इम्प्लीकेशंस क्या हैं हमारे ऊपर, हमारी सोसाइटी के ऊपर, हमारे आने वाली जनरेशन के ऊपर, जो यंग लोग हैं उनके ऊपर क्या इफेक्ट्स होंगे. फिर हम देखते हैं कि इनके इफेक्ट्स तो आ गए, फिर इनके सॉल्यूशन क्या है, ग्रास रूट लेवल पे हम क्या कर सकते हैं, व्हाट वी कैन डू. हमारी स्टेट गवर्नमेंट क्या कर सकती है, हमारी नेशनल गवर्नमेंट क्या कर सकती है, हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट क्या कर सकती है, हम एज अ सिटीजन, हम यूथ क्या कर सकते हैं. ओके, वी एज अ सोसाइटी व्हाट वी कैन डू. फिर आप एंड में कंक्लूड करेंगे. जो हम टाइमलाइन है, सबसे पहले हम देखेंगे कॉमन क्वेश्चंस क्या है, फिर हम देखेंगे ऐसे को जो हमने चूज कर लिया फिर उसको हम लिखेंगे कैसे. ओके, ऐसा तो है नहीं कि ऐसे चूज कर लिया तो नेक्स्ट सेकेंड ही हम उसको लिखना शुरू कर देंगे, ऐसा नहीं होता. ओके, हमें ना खिचड़ी बनानी है कि ऐसे में कहीं भी कुछ भी लिख दिया, इंट्रोडक्शन में ही आपने कंक्लूजन का भी लिख दिया, सब कुछ लिख दिया, तो खिचड़ी नहीं. हमें स्टार्टर होना चाहिए, फिर हमारा मेन कोर्स होना चाहिए, फिर डेजर्ट. इस फॉर्म में हम इसको लिखेंगे. फिर हम देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट एसेज. इंपॉर्टेंट जो एसेज हैं मैंने आपको लास्ट वीडियो में मेजॉरिटी थीम्स करा दिए थे, जिसके अंदर हेल्थ था, वैक्सीन था, साइंस एंड टेक था, फिर मैंने उसके अंदर डिफेंस का था, फिर एजुकेशन था, विमेन था. ओके, उसके अंदर मैंने इंट्रोडक्शन कंक्लूजन बहुत अच्छे तरीके से समझाया. जिसने नहीं देखा दे कैन हैव अ लुक एट इट. प्लस इस वीडियो के साथ भी मैं उस वाली वीडियो को आपको इंक्लूड करूंगा, उस वीडियो के कंटेंट को, जिससे कि यू कैन फॉर्म बेसिस, आप अपना बेस अच्छा बना सके, जिससे कि आपका सिलेक्शन हो जाए. फिर हम देखेंगे प्रेसी राइटिंग में क्या नहीं करना, प्रेसी राइटिंग में क्या नहीं करना, कैसे लिखनी है प्रेसी राइटिंग, इसको भी हम देखेंगे. ओके, प्लस कुछ कोट्स देख लेते हैं हम. वैसे तो कोट्स आपको किसी के भी नहीं यूज करने चाहिए, बिकॉज कोट्स भी आप यूज कर लेंगे तो सारे बच्चे एक जैसे कोट्स यूज कर लेंगे, इसलिए मैं कोट्स नहीं डालता हूं. प्लस आप ये देख सकते हैं कि कुछ कोट्स ऐसे होंगे कि जो कोट्स इतने कॉमन होंगे कि एवरीवन विल बी यूजिंग दैम, तो ऐसे कोट्स हमको यूज नहीं करने. तो आप डायरेक्ट गूगल पर सर्च कीजिए कि हेल्थ के कोट्स क्या हैं और इसके कोट्स क्या हैं, डिफेंस के क्या है, और आप उनको एक एक दो लिख लीजिए. फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है तो मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप पर कुछ कोट्स डाल दूंगा, आप उनको देख सकते हैं. तो हियर आर माय क्रेडेंशियल्स, यू कैन हैव अ लुक एट इट. सबसे पहला क्वेश्चन हमारा है कि कौन सा पेन यूज करना है. बच्चे पहले कंफ्यूज हैं कि सर ट्राइमैक्स यूज करें, यूनिबॉल यूज करें, या फिर पायलट V5 यूज करें. तो इसमें ही बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूज रहते हैं. तो देखो ऐसा कुछ नहीं है, आप 5 रुपए का बॉल पेन यूज करके भी एग्जाम को क्लियर कर सकते हैं. जो मेजर थिंग है वो आपको जो याद रखनी है कि आप किस पेन से कंफर्टेबल हैं. ओके, जिस पेन से आप कंफर्टेबल होंगे उससे आपकी अच्छी हैंड राइटिंग आएगी. आप देख सकते हैं जो ये महंगे पेन है ये थोड़े हैवी होंगे, क्योंकि हमने बचपन से क्या यूज किया है, हमने 5, 10 रुपए, 20 रुपए वाले पेन, वी हैव यूज 5 रुपीज, 10 रुपीज, 20 रुपीज वाले पेन हमने यूज किए मोस्टली. तो उससे क्या होता है, हमारा जो हैंड है उसकी ग्रिप है वो उस पर बनी हुई है. ओके, तो उसको तो हम इजीली लिख लेते हैं. प्लस हम देखते हैं कि
एग्जामिनेशन टाइम आते आते बच्चे जेल पेन की तरफ शिफ्ट हो जाते हैं, तो जेल पेन से स्लो राइटिंग आती है। आप उसको नोटिस कर सकते हैं कि जेल पेन से स्लो राइटिंग आती है, और इस एग्जामिनेशन में स्लो राइटिंग का कोई मतलब नहीं है। तो आप 5 रुपये के पेन से लिखिए, 10 रुपये के पेन से लिखिए, या 20 रुपीज़ के पेन से लिखिए, आप किसी भी रुपीज़ के पेन से लिख सकते हैं और एग्जामिनेशन क्लियर कर सकते हैं। प्लस आपको जो इन्हीं पेन से लिखना है, ट्राइमैक्स से लिखना है, यूनिबॉल से लिखना है, पायलट V5 से लिखना है, तो उसमें क्या कीजिए, इन पेन को ले आइए, 2 पेन लेके आइए एटलीस्ट। तो उसमें आप पेन से पहले 2-3 दिन, एटलीस्ट 2 डेज आपको 2-3 एसेज पहले इन पेन से लिखने हैं। तो इससे आपको आइडिया हो जाएगा कि इन पेन पे ग्रिप कैसे, इन पेन पे प्रेशर कैसे अप्लाई करना है, कितना इनसे लिख सकते हैं, कितनी हमारी हैंड राइटिंग तेज आएगी, हमारे हाथ में दर्द नहीं होगा। आपको ये सब पता होना चाहिए जब आप एग्जामिनेशन देने जा रहे हैं। तो मैं तो रिकमेंड करता हूँ कि 20 से महंगे वाले पेन से नहीं लिखता था मैं कभी भी। आपकी मर्जी है, आप यूनिबॉल से लिखिए, पायलट से लिखिए, किसी से भी लिखिए, जो आपको सूट करे आप उससे लिखिए। फिर हम देखते हैं कि ऐसे हमने चूज तो कर लिया। मान लीजिए यू हैव 3 टॉपिक्स, 1 इज एब्स्ट्रैक्ट, 1 इज फैक्चुअल, 1 is related to social evil like crime against women. Okay, so what you need to do, आपने एक चूज कर लिया। अब एक चूज कर लिया तो वो जो चूज कर लिया है आपने, वो होना चाहिए जिसकी आपको मोस्ट नॉलेज है, सबसे ज्यादा नॉलेज जिस टॉपिक की आपके पास है, उस टॉपिक को आपको चूज करना है। सबसे पहले तो ये इंपॉर्टेंट है। ओके, चूज कर लिया है आपने, तो फिर आपको पीछे मुड़ के नहीं देखना। ऐसा नहीं है कि आपने चूज कर लिया मतलब आपकी शादी हो गई इस टॉपिक से। ये नहीं है कि आप 4 लाइन लिखने के बाद आप सोचे ओ यार ये वाला टॉपिक होना चाहिए था, इसको काटें फिर दोबारा नया स्टार्ट करें। इससे क्या होगा, टाइम वेस्ट। आपके टीचर के ऊपर भी जो आपकी चेक करेगा रॉन्ग इंप्रेशन जाएगा, आपके इसमें मार्क्स नहीं आएंगे। एग्जामिनेशन तो क्लियर करने की बात बहुत दूर की रही। एक टॉपिक चूज करना है, आप उसमें टाइम लीजिए, एक टॉपिक चूज कीजिए। फिर आपको क्या करना है, ये नहीं कि डायरेक्ट टॉपिक चूज किया और लिखना स्टार्ट कर दिया, ऐसा बिल्कुल नहीं करना। मैं आपको टॉपर्स की स्ट्रेटेजी बता रहा हूँ, वो कभी आपके साथ ये शेयर नहीं करेंगे, मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ कि आप इसको कैसे हैंडल करें। जब आपके पास टॉपिक आपने चूज कर लिया तो लास्ट पेज पे जाइए, पेंसिल लीजिए, पेंसिल लीजिए, लास्ट पेज पे जाइए, और वहां पे क्या करना है, वहां पे नेक्स्ट स्लाइड से आपको मैं समझा देता हूँ। वहां पे आपको लिखना है इंट्रो, ये लिखना पड़ेगा वहां पे। पीछे पेंसिल से बहुत जल्दी लिखिए इंट्रो, और आपको अपने दिमाग के लिए, अपने आप को शांत करने के लिए कि मैं जब लिखूं ऐसे तो सिस्टमेटिक वे में मैं लिख सकूं बिना ज्यादा दिमाग लगाए। जो आपको दिमाग लगाना है वो लास्ट पेज पे दिमाग लगाना है, उसके बाद आपको बस लिखते चले जाना है। ओके, तो आपको इंट्रो लिखना है कि मान लीजिए मैं नेहरू की स्पीच से स्टार्ट करूंगा, तो मैंने सिर्फ कीवर्ड लिख दिया नेहरू। ओके, फिर हम देखेंगे हिस्ट्री। कोई ऐसा टॉपिक है कि किसी चीज की आप हिस्ट्री बता सकते हैं, या आपको नॉलेज है तो हिस्ट्री, नहीं तो उसके डायरेक्ट आप कॉजेज पे आइए कि क्या कॉजेज है। फॉर एग्जांपल एयर पॉल्यूशन के क्या कॉजेज है। ओके, तो एयर पॉल्यूशन के जो आपके कॉजेज हैं वो है, जैसे आपकी फायरवुड है, फायरवुड की बर्निंग है। ओके, आपकी जो फायरवुड की बर्निंग है, जो आपकी व्हीकल्स एमिशन है, फिर आप देख सकते हैं जो हमारे थर्मल पावर प्लांट्स हैं, फिर आप देख सकते हैं जो फार्मर्स पराली जलाते हैं, ये काफ़ी हमारे जो CFCs हैं ये भी हैं आपके, तो आप इनको देख सकते हैं। जो हमारी इंडस्ट्रियल वेस्ट है, जो एग्रीकल्चर वेस्ट है, इन सब से ही आपका एयर पॉल्यूशन होता है। तो फॉर एग्जांपल आई एम जस्ट गिविंग द एग्जांपल्स, इसमें बहुत कुछ इंक्लूड होगा। जब एयर पॉल्यूशन का हम ऐसे करेंगे फिर मैं आपको बताऊंगा एक एक करके डिटेल में। तो आप 5 से 6 कॉजेज लिख लेंगे। ओके, 5 या 6 कॉजेज लिख लिए की फॉर्म में, शॉर्ट फॉर्म में आपने लिख लिया। इससे क्या होगा, जब आप ऐसे को अटेम्प्ट करेंगे तो आप देखेंगे अच्छा फायरवुड, तो आप स्टार्ट कर देंगे ऐसे कि यस द फायरवुड, ऐसे स्टार्ट कर देंगे। पहले आपने लिख लिया नेहरू की स्पीच, नेक्स्ट पैराग्राफ से आप लिखेंगे कि वन ऑफ द मेन रीजन इज फायरवुड बर्निंग, उसको थोड़ा सा इलेबोरेट करेंगे। फिर नेक्स्ट पॉइंट, एक ही आपको पैराग्राफ में ये सब लिखना है। ओके, फिर आप नेक्स्ट आएंगे, कॉज लिख लिया, अब इसके इफेक्ट्स क्या है, इसके इम्प्लीकेशंस क्या है। तो मैं अगर जो आपको कभी भी कुछ ना आए तो इम्प्लीकेशंस, कोई जनरल टॉपिक आए तो आपको किस किस चीज़ के इम्प्लीकेशन लिखने हैं, आप इसको याद कीजिए, आप इसको मेमोराइज कीजिए। सोशल कि हमारी सोसाइटी पे क्या होगा, ओके, पॉलिटिकल हमारी कंट्री पे क्या होगा, ओके, आपको देखना है। फिर इन्वायरमेंटल, फिर आपको देखने हैं टेक्नोलॉजिकल, तो ये सारे एस्पेक्ट आपको देखने हैं। इकोनॉमिकल, ये सारे एस्पेक्ट्स आपको देखने हैं। ओके, इनको देखना है कि क्या इम्प्लीकेशंस इनके बने हैं। ओके, आप लिख सकते हैं कि हमारी जो गवर्नमेंट है स्टेबल नहीं रहेगी,
अगर जो कुछ ऐसा सीन हो जाए कि आपका एयर पॉल्यूशन इतना इंक्रीज हो जाए कि लोगों को सांस लेने में प्रॉब्लम हो, तो सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा, सुओ मोटो कॉग्निजेंस लेगा, फिर आपको गवर्नमेंट को बोलेगा कि आप कुछ क्यों नहीं कर रहे। उससे क्या होगा, जो हमारी गवर्नमेंट है अनस्टेबल हो जाएगी, क्योंकि उन्हें लगेगा कि जो इलेक्शंस आएंगे उनके अंदर उन्हें वोट नहीं मिलेंगे। तो ऐसे ऐसे आपको इन्वायरमेंटल कॉजेज लिखने हैं, टेक्नोलॉजिकल कॉजेज लिखने हैं, और ये सब लिखना है। फिर आपको सॉल्यूशन देना है कि आप ग्रास रूट लेवल पर क्या कर सकते हैं, कि मी एज ए इंडिविजुअल व्हाट कैन आई डू। फिर आप देख सकते हैं कि जो आपकी सोसाइटी है वो क्या कर सकती है, फिर आप देख सकते हैं कि आपकी स्टेट क्या करेगी, फिर आप देख सकते हैं आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करेगी। ये सब देखने के बाद कंक्लूजन, कंक्लूजन भी आप लिखिए कीवर्ड कि आप किस से कंक्लूड करेंगे। मान लीजिए मैं कंक्लूड करूंगा किसी कोट से, तो मैंने शॉर्ट फॉर्म में कोट लिख दिया, तो अब मेरे पास लेआउट तैयार हो गया। मैंने 5 मिनट, आई हैव स्पेंड एटलीस्ट 5 मिनट्स ऑन दिस, मैंने इस पे 5 मिनट लगाई हैं। तो इससे क्या होगा, अब मैं ऐसे जब लिखूंगा तो मेरे मन में टेंशन नहीं रहेगी, प्लस दिस ऐसे विल बी लॉजिकल। ओके, तो इस तरह से आप पीछे से अब देख देख के लिख सकते हैं कि अच्छा अब ऐसे ऐसे, अब इसके अंदर कोई ऐड कर सकते हैं। अब आपके ब्रेन के ऊपर इतना प्रेशर नहीं रहेगा। प्रेशर सबके ऊपर होता है, जो टॉपर है उसके पास भी प्रेशर होगा, बट वो हैंडल ऐसे ही करेगा। जितना आप लिख सकते हैं आप पेंसिल से लिखिए, फिर उन पॉइंट्स को इलेबोरेट कीजिए। ये नहीं कि पीछे ही पूरा ऐसे लिख दें, ऐसा नहीं है। पीछे सिर्फ कीवर्ड्स लिखने हैं आपको, ऐसे फिर आगे लिखना है। सो टॉपिक्स विल बी कवरिंग आर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। ये जितने भी टॉपिक्स हैं ये मानिए कि एटलीस्ट 30 टॉपिक्स आपके इनसे कवर हो जाएंगे। कोई भी क्वेश्चन आएगा, ये कीवर्ड्स हैं, ये इंपॉर्टेंट है, इनसे ही आपके क्वेश्चन बनेंगे। लास्ट में मैंने जो आपको थीम कराए थे उसमें भी आपको 7-8 मेजर थीम्स जो कराए थे उनसे आपके क्वेश्चन बन जाएंगे। आपका कोई भी ऐसे में डाउट नहीं आएगा। डिजास्टर मैनेजमेंट मैंने क्यों पिकअप किया है, बिकॉज साइक्लोन आए, काफ़ी साइक्लोन आए, फ्लडिंग चल रही है, तो आप देख सकते हैं कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है डिजास्टर मैनेजमेंट। ओके, अभी उत्तराखंड में लैंडस्लाइड हुई, फिर उससे पहले हुई थी, तो आप देख सकते हैं कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चल रहा है ये डिजास्टर मैनेजमेंट है। फिर आप इलेक्ट्रिक व्हीकल्स इन इंडिया, ये काफ़ी ज़्यादा अब जोर पकड़ रहा है। धीरे धीरे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की डिमांड मार्केट में बढ़ रही है। आप देख सकते हैं टाटा नेक्सॉन ईवी भी आ गई है, तो उसको भी देख सकते हैं कि इसको हम यूज़ करेंगे एग्जाम्पल में, तो हम इस टॉपिक को देखेंगे। फिर स्ट्रेटेजी फॉर न्यू इंडिया, ये नीति आयोग की रिपोर्ट है। नेक्स्ट ईयर 2022 में हमारे 75 ईयर्स हो जाएंगे इंडिपेंडेंस को, तो उसके बेसिस पे ये रिपोर्ट आई थी, उस पर आ सकता है। फिर आपकी एयर पॉल्यूशन पे आ सकता है, नॉइज पॉल्यूशन पे आ सकता है, साउंड पॉल्यूशन, किसी चीज़ पे भी आ सकता है। ओके, इंडियाज मिसिंग वीमेन, अगर जो यही सेम पॉइंट्स यूज़ करूँगा, अगर जो क्राइम के ऊपर आ जाए या फिर किसी भी चीज़ एजुकेशन रिलेटेड आ जाए। ड्रिंकिंग वाटर क्राइसिस जो है बहुत एमिनेंट है, आप देख सकते हैं। क्लाइमेट चेंज, इसका डायरेक्ट मतलब है कि क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड कोई भी ऐसे आए तो हम कैसे उसको हैंडल करेंगे। फिर एग्रीकल्चर, आप जानते हैं कि फार्म लॉज जो हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, आजकल ये चल ही रहे थे, आज भी चल रहे हैं, तो आप इनको देख सकते हैं कि क्यों टेक्नोलॉजी इसको सेव कर सकती है हमारे एग्रीकल्चर क्राइसिस से। आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन नक्सलिज्म का पता होना चाहिए, आपको एप्सपा का पता होना चाहिए, नॉर्थ ईस्ट इंसर्जेंसी आपको एटलीस्ट थोड़ी पता होनी चाहिए। इसरो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हमारी इसरो पर हमें पूरी कंट्री को प्राउड है। इसरो का भी आपको क्वेश्चन बन सकता है। ये ऐसे क्वेश्चन है फैक्चुअल कि आपको नॉलेज नहीं है तो आप इसको अटेम्प्ट नहीं कर पाएंगे। ओके, बट आपको इसको अटेम्प्ट करना चाहिए। अगर जो 3 ऑप्शन ऐसे हों तो आप इसको अटेम्प्ट करके ज़्यादा नंबर तभी ला सकते हैं जब आपका ये फैक्चुअल हो। प्लस ये ज़्यादा लोग, कुछ ऐसे होते हैं कि 3 एसेज है, आपको 2 ऐसे आते हैं, फिर उसमें आप ये सोच सकते हैं कि ज़्यादा लोग किस पे ऐसे लिखेंगे। ज़्यादा लोग जिस पे ऐसे लिखेंगे हमें उस पे ऐसे नहीं लिखना, क्योंकि हमारा थोड़ा यूनिक होगा, टीचर उस पर ज़्यादा नंबर तभी देगा। नहीं तो आप compete किससे कर रहे हैं, आप उस बंदे से compete कर रहे हैं जिसने इसरो के बारे में 10 दिन 20 दिन 30 दिन पढ़ा है। ओके, तो आप उससे compete नहीं कर पाएंगे। इसलिए सोशल इश्यूज़ पे मैं लिखना प्रेफर करता हूँ, क्योंकि इन पे ज़्यादा लोग नहीं लिखते हैं, इन पे ज़्यादा लोग डरते हैं, और इन पे लॉजिकल वे में मैंने लिख दिया तो सब अच्छा लगता है। ओके, तो इसलिए आप फिर भी इसरो के बारे में पढ़ेंगे। आत्मनिर्भर भारत, रिवाइविंग इंडिया आफ्टर कोविड-19 क्राइसिस, बहुत इंपॉर्टेंट। आत्मनिर्भर भारत, वोकल फॉर लोकल बहुत चल रहा था ये, तो इसको देखेंगे। लास्ट में हम ऑनलाइन एजुकेशन एडवांटेज डिसएडवांटेजेस, अभी हमारा रिजल्ट आया था 10th 12th के, आप देख सकते हैं जो 10th 12th के बच्चे हैं इनके एग्जामिनेशन भी नहीं हुए हैं और इनके रिजल्ट भी आने वाले हैं, तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी कि ऑनलाइन एजुकेशन का क्या इफेक्ट रहा है। तो एक एक करके हम अब इन टॉपिक्स को डिस्कस करते हैं। सो आवर फर्स्ट टॉपिक इज डिजास्टर मैनेजमेंट। नेचुरल कैलेमिटी कोई भी हो,
इसके ऊपर कोई भी क्वेश्चन आए आपको ये इंट्रोडक्शन देना है, इस इंट्रोडक्शन से आप स्टार्ट कर सकते हैं। वैसे तो इंट्रोडक्शन के थीम्स मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताए हैं, बट स्पेसिफिक थीम आप यूज़ करना चाहें, आप इसको याद करना चाहें, आप इसको याद कर सकते हैं। ओके, कि इंडिया हैज़ द सेकेंड लार्जेस्ट पॉपुलेशन विद नॉर्थ ईस्ट एक्सटेंट ऑफ 2933 एंड नॉर्थ साउथ एक्सटेंट ऑफ 233214 किलोमीटर, हैज़ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासिंग मेकिंग इट ट्रॉपिकल कंट्री, सब ट्रॉपिकल कंडीशंस भी हैं। हाईएस्ट माउंटेन रेंज हमारे पास है। कोस्ट लाइन हमारी 7516 किलोमीटर की है। टेक्टोनिक प्लेट बाउंड्री है। टेक्टोनिक प्लेट बाउंड्री का मतलब कि मान ली जो ये हमारी यूरेशियन प्लेट थी और जो ये हमारी इंडियन प्लेट है, ये इसके पास जब टकराई है जाके तो यहाँ पे हिमालयाज बने हैं। ओके, तो ये है आपकी टेक्टोनिक प्लेट्स। तो ये हमारे टेक्टोनिक प्लेट्स भी हैं, उसकी वजह से हम बहुत ज़्यादा वल्नरेबल हैं डिजास्टर्स के। तो आप इसको याद कर लीजिए कि इंडिया है सेकंड लार्जेस्ट पॉपुलेशन, नॉर्थ ईस्ट एक्सटेंट इतना है, नॉर्थ साउथ एक्सटेंट 3214 है और हमारी 7516 किलोमीटर की हमारी कोस्ट लाइन है और हमारी टेक्टोनिक प्लेट्स भी हैं जो शिफ्ट करती रहती हैं। उसकी वजह से क्या होता है कि हम बहुत ज़्यादा वल्नरेबल हैं। आपको इससे स्टार्ट करना है इसको। ओके, अब जो यूएन है, यूएन के अकॉर्डिंग हमारी जो डिजास्टर है इसको डिफाइन कैसे किया जाता है, तो आपको जो ये ऐसे आएगा आप डायरेक्टली इसको याद कर लीजिए, आप इसको भी लिख सकते हैं। ओके, अकॉर्डिंग टू यूएन, डिजास्टर इज अ सीरियस डिसरप्शन ऑफ फंक्शनिंग ऑफ कम्युनिटी इन्वॉल्विंग वाइड स्प्रेड ह्यूमन मटेरियल इकोनॉमिक इन्वायरमेंट लॉसेज। ओके, ह्यूमन मटेरियल इकोनॉमिक इन्वायरमेंट लॉसेज, इस तरह से आपको इसको याद रखना है। दीज आर ऑफ टू टाइप्स। ओके, ये दो टाइप्स के हैं, पहला है नेचुरल और आपका सेकंड है मैन मेड। ओके, तो जो नेचुरल है इसके अंदर आती हैं आपकी फ्लड्स आएंगी, अर्थक्वेक्स आएंगे, सुनामी, ड्रॉट, साइक्लोन, लैंडस्लाइड्स, एवलांचे, हरिकेन, फिर हम देखते हैं वॉल्केनिक इरप्शन, फॉरेस्ट फायर्स। तो ये है आपकी नेचुरल। नेक्स्ट वी हैव मैन मेड, केमिकल, बायोलॉजिकल, पेंडेमिक्स, फायर, कोविड आपका। अब इस पे इन्वेस्टिगेशन चल रही है, आप जब तक यूज़ मत कीजिए कि ये चाइना की लैब से आया है, जब तक यूज़ मत कीजिए जब तक कोई आपको स्ट्रॉन्ग इन्फो नहीं मिले। ओके, कोई स्ट्रॉन्ग इन्फो नहीं मिले। आप ऑफिसर के लिए एग्ज़ाम दे रहे हैं और आप ऐसी व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी की कोई इन्फॉर्मेशन यूज़ करें तो वो अच्छा नहीं होगा। आप एक तो जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उनकी आइडियोलॉजी को भी आप एग्जामिनेशन में नहीं शो करेंगे, क्योंकि जो चेक कर रहा है आपको क्या पता वो कांग्रेस का है, वो बीजेपी का, या वो लेफ्ट है, या फिर राइटिस्ट है, सेंटर वाला बंदा है। तो आपको इसलिए कभी भी एक्सट्रीम वर्ड्स यूज़ नहीं करने। ओके, इससे आपके मार्क्स कम हो सकते हैं, तो इसलिए यू नीड नॉट यू राइट दोज। फिर हम देख सकते हैं डिफॉरेस्टेशन, एक्सीडेंट राइट्स, हाईजैकिंग, टेररिज्म। प्लस आप मैन मेड में लिख सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, CBRN। अगर जो ये शॉर्ट फॉर्म में करके लिखेंगे, मैं इसको साफ साफ लिख देता हूँ, CBRN शॉर्ट फॉर्म में करके लिखेंगे तो आपको और अच्छे मार्क्स मिलेंगे। सी डिपिक्स क्या बताता है, केमिकल, दिस इज बायोलॉजिकल, दिस इज रेडियोलॉजिकल एंड दिस इज न्यूक्लियर। तो इसका क्या मतलब है, जो CBRN है, CBRN जो हैजार्ड्स हैं इनकी बहुत ज़्यादा ह्यूमन इंड्यूस्ड रिस्क है, क्योंकि और छोटे जो डिजास्टर्स हैं उनको तो हम देख लेंगे, बट और जो केमिकल, बायोलॉजिकल, रेडियोलॉजिकल, न्यूक्लियर होगा तो वो लार्ज स्केल पे हमारी पॉपुलेशन को हर्ट करेंगे। ओके, तो आप इनको, ये कीवर्ड्स हैं, आप इनको अपने ऐसे में लाइए। डायरेक्ट आप ऐसे लिख सकते हैं, पहले मैंने इंट्रोड्यूस किया है, इंट्रोडक्शन दिया है, फिर मैंने डेफिनेशन लिखी है डिजास्टर की, और दो टाइप्स के होते हैं। अब आप देख सकते हैं, पहले आपको इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए कि डिजास्टर मैनेजमेंट के क्वेश्चन को अटेम्प्ट कैसे करते हैं। सो देयर आर 3 फेजेस, बेसिकली 3 फेजेस होते हैं। जो आपका पहला फेज है वो होता है जब ये एक्सीडेंट नहीं हुआ है, तब का फेज है ये। ओके, बिफोर द क्राइसिस, फर्स्ट फेज इज बिफोर द क्राइसिस फॉर रिस्क रिडक्शन। अब हमें क्या करना है कि हमें पता है कि हम वल्नरेबल जोन के अंदर आते हैं, कि जो दिल्ली का पार्ट है वो अर्थक्वेक जोन में आता है। तो आपको क्या करना है, अपनी बिल्डिंग्स जो है बहुत रेजिलियंट बनानी है कि वो हैंडल कर सकें, अर्थक्वेक रेजिस्टेंट बनानी है। तो ये आपका है बिफोर द क्राइसिस, हम कैसे अपने आप को स्ट्रॉन्ग करें कि हम उससे लड़ सकें। सेकंड फेज क्या होता है कि टाइम होता है जब क्राइसिस हो तो उसमें रिस्पॉन्स, तो जो हमारी NDRF है, स्टेट हमारी रिस्पॉन्स टीम है, वो वहाँ पे पहुँचेंगी, हमारी आर्मी है वो वहाँ पे पहुँचेगी, वो हेल्प करेगी, इवैक्यूएट करेगी,
तो आप उसको देख सकते हैं, वो आपका सेकंड फेज है। आपका जो थर्ड फेज है वो है पोस्ट क्राइसिस, ये रिकवरी के लिए फेज बोलते हैं इसको, पोस्ट क्राइसिस होता है ये। ओके, इसके अंदर आपका जो फ्यूचर रिस्क है उनको भी मिटिगेट हम करते हैं। ओके, तो आपको इसको भी आप अपने एसे के अंदर लाएंगे कि ये 3 फेजेस होते हैं, ऐसे ऐसे ऐसे, और आप इसको अपने एसे के अंदर लिखिए। मैं ये क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि अगर जो क्वेश्चन आ गया कि नेचुरल डिजास्टर में इंडियन आर्मी का क्या रोल है, ओके, नेचुरल डिजास्टर में हमारी डिफेंस फोर्सेस का क्या रोल है, तो आप पहले ये डिफाइन कर दीजिए कि फेज 1, फेज 2, फेज 3। अब फेज 2 में, जिसमें हमारी जो आर्मी है, जो हमारी डिफेंस फोर्सेज है, वो रिएक्ट कर सकती हैं, वो इवैक्यूएट कर सकती हैं, तो आपको इसलिए आपको ये पता होना चाहिए। और आप इसको लिखिए अपने एग्जाम में, क्योंकि ये बहुत कम बच्चे लिखेंगे, बहुत कम बच्चे लिखेंगे, तो जो एग्जामिनर है उसके पास अच्छा इंप्रेशन जाएगा। ओके, अब लीगल फ्रेमवर्क हमारे पास क्या है, एनडीएमए है, ये हमारे पीएम चेयर करते हैं, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। ये हमारी स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है, और ये हमारे सीएम हेड करते हैं। और ये डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट अथॉरिटी, ये हमारे डीएम देखेंगे। इसके नीचे हमारी पंचायती जो राज इंस्टीट्यूशंस है वो भी देखते हैं, और हमारे साथ में देखते हैं आपके जो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशंस है वो भी देखते हैं। और ये इंटीग्रेट करके एक प्रोसेस को ये देख रेख करते हैं, और ये इंटीग्रेट करके एक प्रोसेस को आपका डिजास्टर मैनेजमेंट रिलीफ प्रोसेस चलाते हैं। ओके, आपको इस क्वेश्चन में आपको सेंडाई फ्रेमवर्क को भी लाना है। सेंडाई जापान में एक जगह थी, और इन्होंने क्या किया था, सेंडाई फ्रेमवर्क के आपके जो 7 ग्लोबल टारगेट्स हैं, मैं आपको उनको बता देता हूँ। ये आपको पता होने चाहिए, एटलीस्ट 2-3 आपको पता होने चाहिए। आप इन्हें एग्जामिनेशन में यूज करेंगे, आपके बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे इससे। ओके, पहला इनका गोल था कि सब्सटेंशियली रिड्यूस करें ग्लोबल डिजास्टर मोर्टेलिटी को। तो ग्लोबल डिजास्टर मोर्टेलिटी रिडक्शन, तो ग्लोबल डिजास्टर मोर्टेलिटी रिडक्शन, इसका मतलब क्या है कि 2030 तक हमारे को अपने जो मोर्टेलिटी रेट है जो डिजास्टर्स की वजह से होता है उसको हमें रिड्यूस करना है। ओके, फिर हम देखते हैं इनका दूसरा एम क्या था, जो अफेक्टेड पीपल हैं, नंबर ऑफ अफेक्टेड पीपल, इसको भी हमें रिड्यूस करना है। और हमें जो इकोनॉमिक लॉसेज हुए हैं उसको भी रिड्यूस करना है। मैं ज़्यादा टेक्निकल नहीं जाऊंगा आपको, पर ये एग्जामिनेशन में आप लिख सकते हैं, पॉइंट फॉर्म में मत लिखिए, आप इसको लाइन बाय लाइन ऐसे फॉर्म में लिखिए। उससे क्या होगा, आपका बहुत अच्छा ऐसे बनेगा, बहुत अच्छा आपका ऐसे बनेगा। तो आप देख सकते हैं, अब मैंने क्या किया, सबसे पहले मैंने इंट्रोडक्शन दिया है। ओके, फिर मैंने इसको डिजास्टर को डिफाइन किया है। ओके, अगर जो आपको डेफिनेशन नहीं आती तो इसको आप लीव कर सकते हैं। डिजास्टर को डिफाइन किया है, इसके टाइप्स बताए हैं। फिर मैं क्या करूंगा, फिर मैं बताऊंगा आपको कि डिजास्टर के इम्प्लीकेशंस क्या हैं। ओके, कैसे ये डिजास्टर बना है। ओके, कॉजेज क्या हैं, इसके मैन मेड कॉजेज क्या थे, क्या रीजंस थे कि ये फॉरेस्ट फायर लगी है। ओके, तो आप इसके अंदर कॉजेज बताइए, 4-5 कॉजेज आपको बतानी है, तभी आपका एक पूरा जो पैराग्राफ है वो कंप्लीट होगा। फिर आपको नेक्स्ट पैराग्राफ में जाना है, आपको उसके इम्प्लीकेशंस बताने हैं। इम्प्लीकेशंस आपको बतानी है कि इसका इफेक्ट क्या हुआ है, क्या इफेक्ट इसका पड़ा है। जब ये फॉरेस्ट फायर लगी तो क्या हुआ, जो हमारी वाइल्ड लाइफ पॉपुलेशन थी वो ख़त्म हो गई, हमारे जो ट्रीज थे वो ख़त्म हो गए, हमारे पास ऑक्सीजन की सप्लाई ख़त्म हो गई, हमारे पास जो हमें आइज़ के लिए हमारी ब्यूटी थी, हम घूमने जाते थे तो वो भी ख़त्म हो गई, और जो वहाँ पे ट्राइबल लोग रह रहे थे उनकी लाइवलीहुड भी ख़त्म हो गई। तो आप इस तरह से लिख सकते हैं इसको। नेक्स्ट वी हैव सॉल्यूशन। अब हम क्या सॉल्यूशन देंगे कि फ्यूचर में ना हो ऐसा, फिर हम कर देंगे कंक्लूड। इसके अंदर आप किसी का कोट यूज़ कीजिए, या फिर जो मैंने आपको इंट्रोडक्शन और जो मैंने आपको कंक्लूजन बताए थे, आप उनमें से कोई भी यूज़ कीजिए। आप इसमें कुछ भी यूज़ कर सकते हैं, आप इसमें प्रियम्बल यूज़ कर सकते हैं। यस, यू कैन यूज़ प्रियम्बल हेयर, कि राइट टू लाइफ हमारा जो है प्रियम्बल इंश्योर करता है। आर्टिकल जो 21 है वो हमारा, इसके अंदर आप आर्टिकल 21 भी ला सकते हैं। इसके अंदर आप हमारा ब्लड लैंड कमीशन की रिपोर्ट भी ला सकते हैं। मैंने आपको ये सब बताया लास्ट वीडियो में, आप इनको यूज़ कर सकते हैं एक अपने कंक्लूजन को लिखने के लिए। ओके, और जो मैंने आपको बताया कि सेंडाई फ्रेमवर्क आपका आना चाहिए फेजेस के बारे में आना चाहिए, आपका CBRN आना चाहिए,
आपका NDRF NDMA आना चाहिए। ओके, ये सब आपके इसमें कीवर्ड्स आने चाहिए, तभी आपका ऐसे अच्छा लगेगा और आप इस लॉजिकल वे में ऐसे को लिखेंगे, आपका अच्छे मार्क्स इसके अंदर आ जाएंगे। ओके, सो द नेक्स्ट टॉपिक इज स्ट्रेटेजी फॉर न्यू इंडिया एट 75। नीति आयोग की ये रिपोर्ट थी, बिकॉज 2022 में विल बी सेलिब्रेटिंग 75 ईयर्स ऑफ आर इंडिपेंडेंस। इससे मैं आपको क्या समझाना चाहता हूँ, इससे आप देखिए इंडिया स्पेसिफिक कोई भी प्रॉब्लम आए, इंडिया स्पेसिफिक कोई भी प्रॉब्लम आए, आपको यही यूज़ करने हैं, आपको यही इंट्रोडक्शन यूज़ करना है, आपको यही प्रॉब्लम्स यूज़ करनी है, बस इनको आप याद कीजिए, आपको इनको ही इलेबोरेट करना है। ओके, सो इंट्रोडक्शन, बेस्ट इंट्रोडक्शन इसके लिए होगा आपका ट्राइस विद डेस्टिनी। ट्राइस विद डेस्टिनी नेहरू जी की स्पीच थी। लास्ट वीडियो में मैंने आपको इस स्पीच को बताया, आपको यही स्पीच लिखनी है, ये स्पीच लिखनी है। मैंने मान लीजिए ये स्पीच लिख दी। ओके, ये स्पीच लिख दी। नेक्स्ट लाइन में क्या लिखूंगा, उसी पैराग्राफ में नेक्स्ट लाइन लिखूंगा, इट हैज़ बीन, आप इसको याद कर सकते हैं, इट हैज़ बीन 74 ईयर्स सिंस आर इंडिपेंडेंस, we have gotten rid, हमने जो हमारी कुछ प्रॉब्लम्स थी उनका तो हमने सॉल्यूशन ढूंढ लिया है। ओके, वी हैव फाउंड द सॉल्यूशन मैनी प्रॉब्लम्स, बट अब मान लीजिए क्वेश्चन किसी पे भी आता है, क्वेश्चन आता है हमारा फूड सिक्योरिटी पे, क्वेश्चन आता है हमारा पॉल्यूशन पे, क्वेश्चन आता है हमारा पॉपुलेशन पे, क्वेश्चन आता है हमारा नेचुरल डिजास्टर पे। ओके, तो मैं आपको ये बता रहा हूँ कि कितना वाइड स्कोप है इस स्पीच का और इस लाइन का, आप इसको कहीं भी यूज़ कर सकते हैं, आप इसको याद करके जाइए ही जाइए। ओके, सो इट हैज़ बीन 74 ईयर्स सिंस आर इंडिपेंडेंस, वी हैव फाउंड सॉल्यूशन ऑफ मैनी प्रॉब्लम्स, बट मान लीजिए मैं नेचुरल डिजास्टर से ही इसको कनेक्ट करता हूँ, बट फाइंडिंग सॉल्यूशन टू आर नेचुरल डिजास्टर्स, मेकिंग रेजिलिएंट स्ट्रक्चर्स इज स्टिल pending. Okay, is still pending and many people are suffering because of that. अब हमने ये पैराग्राफ एंड कर दिया, एक पैराग्राफ हमने ऐड कर दिया, अब एंड कर दिया। अब हम देखेंगे इश्यूज क्या हैं जो इंडिया को एड्रेस करने हैं। इश्यूज क्या है, ये एक भी इशू पे आपका क्वेश्चन बन सकता है, हर इशू ऐसा है कि इस पे स्पेसिफिक ऐसे लिखने को आ सकता है। ओके, हर इशू ऐसा है कि आप इस पे 10 मिनट खड़े होकर बोल सकते हैं। तो आपको इन इश्यूज़ को याद रखना है, आप एग्जामिनेशन में इनको ही इलेबोरेट करेंगे कि जो हमारी पॉवर्टी है, इंडिया की जो पॉवर्टी है और इंडिया की जो पॉवर्टी इरेडिकेशन, हमको इसको इशू को देखना है। ओके, पॉवर्टी इरेडिकेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और जो इंडिया को डेवलपमेंट चाहिए, इंडस्ट्रियल सेटअप। ओके, इंडस्ट्रियल इंडिया की इतनी अच्छी सेटअप नहीं है, तभी हम आत्मनिर्भर भारत की बात करते हैं। एग्रीकल्चर क्राइसिस है हमारे, अनएम्प्लॉयमेंट है हमारी। ओके, राइट्स के इश्यूज़ है, मतलब हमारे जो ह्यूमन राइट्स वायलेशन है बहुत ज़्यादा हैं। कहीं भी फॉर एग्जांपल आप इसको यूज़ करना चाहें यूज़ कर सकते हैं, पर अच्छे वे में यूज़ कीजिए, हमारे अगेंस्ट नहीं लगना चाहिए। कि जो इंटरनेट बैन था जम्मू कश्मीर में, मान लीजिए वो सिक्योरिटी रीज़न की वजह से था, बट राइट टू इंटरनेट आर्टिकल 21 के तहत सुप्रीम कोर्ट बोल चुका है कि राइट टू इंटरनेट इज़ योर फंडामेंटल राइट। आप इसको सस्पेंड नहीं कर सकते, बिकॉज जो कुछ आपके इंटरनेट बेस्ड बिजनेस हैं, मान लीजिए आप शॉपकीपर हैं, इंटरनेट के थ्रू आप पूरे इंडिया में शॉल बेच रहे हैं कश्मीर के, तो आप उनको कैसे बेचेंगे जब आपके पास लाइवलीहुड ही आपका गवर्नमेंट ने छीन लिया। तो आपके जो राइट्स के इश्यूज़ हैं वो भी आपके बहुत सारे हैं। सेडिशन चार्जेस आप किसी पे भी लगा सकते हैं, किसी पे भी आप सेडिशन चार्जेस लगा देते हैं कि आज आपके पास ये होगा, आज आपके पास ये होगा, आप किसी का भी फ़ोन हैक कर लेते हैं। ओके, सो दे आर मैनी इश्यूज़, मैनी राइट्स इश्यूज़। आपके पास LGBTQ के राइट्स हैं, आपके पास जो पुलिस है वो कभी नहीं करती, कभी आपके पास जो विमेंस हैं इनके राइट्स घरों में इनके वायलेट होते रहते हैं। तो आप इसको देख सकते हैं, आप इनको कितना भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। आपको 400 वर्ड्स लिखने हैं ऐसे में और आपको इनके थ्रू ही लिखना है। ओके, फिर इंडिया की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है पॉल्यूशन। आप देख सकते हैं एयर वाटर, हमारी गंगा इतनी होली रिवर है, आप यमुना को देखिए, आज यमुना इज़
नॉट मोर देन अ सीवेज इन दिल्ली। ओके, इतनी गंदी हो चुकी है आप उसके अंदर, आप वहाँ पे आप डाइव तो क्या, आप उसके अंदर आप उसके पास जाते हैं तो आपको स्मेल आने लगती है। पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, अब देखिए चाइना ने तो अपनी पॉपुलेशन कंट्रोल कर ली, हमारी पॉपुलेशन कंट्रोल नहीं हो रही। जो यूपी है इसके अंदर भी फर्टिलिटी रेट आपका 2.3, 2.5, 2.7, और जो बिहार है उसके अंडर तो 3 से ऊपर आपका पॉपुलेशन जो फर्टिलिटी रेट है वो है, और ये नहीं होना चाहिए। स्टेबल पॉपुलेशन के लिए 2.1 आपका फर्टिलिटी रेट होना चाहिए, तभी आपकी पॉपुलेशन स्टेबल होगी। फिर आप देख सकते हैं इंडिया इतने वास्ट बॉर्डर से, मैंने बताया था 7516 किलोमीटर की तो हमारी कोस्ट लाइन है। तो आपके पास जो इंटरनल थ्रेट्स हैं, जो एक्सटर्नल थ्रेट्स हैं, फॉरेन जो पार्स हैं, आप देख सकते हैं गालवान वैली में क्या हो रहा है। तो गालवान वैली में आप देख सकते हैं हमारी जो लैंड है उसको एनक्रोचमेंट की जा रही है, हमारे पर प्रेशर बना जा रहा है, पाकिस्तान की तरफ से इन्फिल्ट्रेशन है, बांग्लादेश नेपाल की तरफ से हमारे वेपन्स आते हैं, श्रीलंका हमारे ऊपर प्रेशर बनाता है, हमारे ऊपर सारी कंट्रीज हमारे ऊपर प्रेशर बना रही हैं। तो हमें अपनी स्टेबिलिटी रखने के लिए, हमें अपना पीस रखने के लिए हमारी सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सोशल डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, हमारी जो विमेन है इनकी सोशल डेवलपमेंट, चिल्ड्रन की सोशल डेवलपमेंट, इनका उद्धार हो, इनकी भलाई हो। ओके, तो ये होना बहुत ज़रूरी है। अभी भी रूरल एरियाज जो है इनके अंदर इतनी अच्छी हमारी सिचुएशन नहीं है, तो आपको इसको इलेबोरेट करना है। अब इन प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन कैसे होगा, हमें इक्वालिटी दी जाए, जो हमारे मैन हैं वीमेन हैं इनको हम ऐसे ना देखें इन नज़रों से कि ये मैन है ये वीमेन है, इन अनइक्वल ना रखा जाए। और ये आपको पता है आर्टिकल हमारे 14 में किसी को भी डिफ्रेंशिएट नहीं किया जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, सेक्स, रेस, रिलीजन, बर्थ, है ना। तो आपको ये आर्टिकल 14, 15 आपको ये यूज़ करना आना चाहिए। ओके, और अनटचेबिलिटी नहीं चाहिए जो आर्टिकल आपका 17 बोलता है। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, अब हमारी गवर्नमेंट को सबसे ज़्यादा ज़रूरी है जो क्राइम रिडक्शन है। क्राइम रिडक्शन सबसे इंपॉर्टेंट कब होगा, जब आपकी एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगी। जो हमारे यूथ है जो खाली बैठा है वही आपके क्राइम में जाएगा। आप अगर जो उसको एम्प्लॉयमेंट देंगे तो आपका क्राइम रेट भी डिक्रीज हो जाएगा। टाइमली जस्टिस, हमारे जो कोर्ट्स हैं इनके अंदर 5 लाख केसेस आर पेंडिंग, 5 लाख केसेस पेंडिंग हैं। आप सोच सकते हैं ये इनका नंबर कब आएगा, इनका नंबर कभी नहीं आएगा, ये बुढ़े होके। जस्टिस आप देख सकते हैं, जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। इतना लंबे समय तक हमारे कोर्ट केसेस चलते हैं तो इनका कोई फ़ायदा नहीं है। तो आप देखिए टाइमली जस्टिस हमें देना पड़ेगा, हमारे जजेस की संख्या बढ़ानी पड़ेगी। इन टोटल वी हैव 34 सुप्रीम कोर्ट जजेस। ओके, 33 हमारे वो हैं और 1 इज चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ओके, तो ये आपको पता होना चाहिए, आप यूज़ करना चाहिए कर सकते हैं। राइट्स को प्रोटेक्ट करना चाहिए, क्या कैसे करेंगे, आर्टिकल 32 क्या कहता है, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, जिसके अंदर रिट्स होती हैं, हेबियस कॉर्पस, मैंडेमस, आप उनको यूज़ कर सकते हैं अपने एसे में, आप इसको लिख सकते हैं। बस आप ये वर्ड लिख देंगे ना तो आपका जो चेक करने वाला उसको लगेगा कि हाँ भाई बहुत नॉलेज है, चाहे आपको कुछ हो ना हो, बस ये वर्ड्स लिख देना। इंडस्ट्रियल प्रोग्रेशन होना चाहिए, हमारी इंडस्ट्री को शिफ्ट होना पड़ेगा, हैंडमेड से हमें अच्छी टेक्नोलॉजी यूज़ करनी पड़ेगी। ऑब्सोलीट टेक्नोलॉजी यूज़ करते रहेंगे कब तक हमारा काम चलेगा। देखिए दूसरी कंट्रीज़ कितने अच्छे प्रोडक्ट्स मार्केट में ला रही है। ओके, रिफॉर्मिंग एग्रीकल्चर, हमारा जो एग्रीकल्चर है ऑब्सोलीट मशीनरी यूज़ कर रहे हैं, कोई ट्रैक्टर्स तक यूज़ करने को तैयार नहीं है, बहुत एरियाज़ ऐसे हैं, तो हमें उसको भी ओवरकम करना है। ओके, इंसेंटिव्स देने पड़ेंगे हमें, जो मान लीजिए जो गर्ल बर्थ होगा उसके इंसेंटिव दो कि उनकी फ्री एजुकेशन होगी, और इंसेंटिव हमें देने पड़ेंगे कि आप कुछ अच्छे ऑर्गेनिक क्रॉप्स उगाइए, उसमें इंसेंटिव देने पड़ेंगे। बैंकिंग में रिफॉर्म हमें करना पड़ेगा क्योंकि हमारे जो डेब्ट हैं बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो गए हैं। ओके, तो उसकी वजह से भी हमें इसको भी अपने जो हमारे बैंक्स हैं इनका भी सोचना पड़ेगा कि ये आने वाले टाइम में दिवालिया घोषित ना हो जाए। ओके, तो आप इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी ना हो जाए, तो आपको इन सबको देखना पड़ेगा। इतना सब कुछ हो गया है, इतना सब कुछ हो गया, तो अब इसको कंक्लूड कैसे करेंगे, प्रियम्बल से कंक्लूड कीजिए, सिंपल एज दैट। प्रियम्बल आप लिखिए, फिर बोलिए कि इट वॉज आर फोर फादर्स कॉन्स्टिट्यूशनल मेकर्स, जो वर्ड आप यूज कर सकते हैं, ड्रीम दैट वी अचीव ओवरऑल डेवलपमेंट। ओके, आप इसके अंदर 2-3 वो यूज कर सकते हैं
जैसे पॉवर्टी इरेडिकेशन, सोशल डेवलपमेंट, आप इनको यूज़ कर सकते हैं इसमें। और प्रियम्बल जब यूज़ कर देंगे तो आपका जो लास्ट पेज है 3/4 आपका कंक्लूजन में आ जाएगा। आपका हाफ पेज कंक्लूजन में एटलीस्ट आना चाहिए, तभी आपके पास टाइम बचेगा, तभी आपके पास अच्छा कंटेंट आएगा। तो प्रियम्बल को कैसे यूज़ करना था मैंने लास्ट वीडियो में बताया, आपने नहीं देखा तो इसकी टोटल मैं 2 ही वीडियो बनाई है बस, ये वाली और से लास्ट वाली, इन दोनों को देखिए, आपका एसे प्रेसी सब कवर हो जाएगा। सो नेक्स्ट टॉपिक इज इंडियाज मिसिंग वीमेन। इंडियाज मिसिंग वीमेन आप इसमें कहीं भी यूज़ कर सकते हैं, क्राइम अगेंस्ट वीमेन कहीं भी इसको यूज़ कर सकते हैं। इंट्रोडक्शन, सबसे बढ़िया इंट्रोडक्शन है नेहरू की स्पीच, और मैंने कनेक्टिंग लाइन बताई थी उसको यूज़ कीजिए। आपको एक ऐसे लिखना है, ये तो है नहीं कि आप 3-3, 4-4 ऐसे लिख रहे हैं, जैसे असिस्टेंट कमांडेंट में आपको 4 ऐसे लिखने पड़ते हैं, तो उसके अंदर तो ये है कि आप मेरे को नए नए तरीके से इंट्रोडक्शन चाहिए, पर आपको एक ऐसे लिखना, आप एक इंट्रोडक्शन को अच्छे से कीजिए, उसको सब जगह यूज़ कीजिए। आर्टिकल 14 को भी आप यूज़ कर सकते हैं। कॉजेज़ क्या है? कॉजेज़ क्या है कि जो विमेन के अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन होता है वो क्यों है? क्योंकि हमारी जो सोसाइटी है वो देखिए जो मेल डोमिनेटेड सोसाइटी है, मेल डोमिनेट करते हैं। ओके, जब मेल डोमिनेट करेंगे तो विमेन को आगे नहीं आने देंगे। विश फॉर द मेल चाइल्ड, आप देखिए हरियाणा की, जो हरियाणा है, हरियाणा की सेक्स रेशियो जो है 2011 सेंसस से, आप उसको देखिए, वो इंडिया में बहुत कम आएगी। तो आप देख सकते हैं, उसको आप लिख भी सकते हैं, अगर वो चाहें। नहीं लिखना चाहते तो आप उसको भूल जाइए उसको लिखना, आप उसको बस ऐसे ही बता सकते हैं कि हरियाणा है लो सेक्स रेशियो। फिर आप देख सकते हैं सेक्स सेलेक्टिव अबॉर्शन भी होता है, देख लेते हैं कि मेल है फीमेल है, और उसके बेसिस पे आप सेक्स सेलेक्टिव अबॉर्शन करा देते हैं, उसकी वजह से भी जो फीमेल्स हैं वो नहीं आ पाती। इनको बर्डन समझा जाता है, क्योंकि आज तक भी हमारी डाउरी, इसका प्रिवेंशन बिल आ गया था, ओके, पर फिर भी आज तक भी हमारी डाउरी चलती है, और इसका प्रिवेंशन बिल 108 जो हमारा आर्टिकल है, ये जॉइंट सिटिंग हुई थी हमारी, उसके तहत इसका आया था। ओके, आप इसको भी यूज़ कर सकते हैं कि जॉइंट सिटिंग में 108 डाउरी प्रोहिबिशन आ गया था। फिर सेल ग्लास सीलिंग का मतलब क्या है कि जो विमेन है वो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में टॉप पोजीशन पे नहीं पहुंचेगी। सो टॉप पोजीशन इज ऑलवेज ऑक्यूपाइड बाय अ मेल। आपको दिखेगा तो ग्लास का मतलब क्या होता है, यू कैन सी दिस, आप बाहर का देख तो सकते हैं पर आप बाहर जा नहीं सकते, बाहर का महसूस नहीं कर सकते, जस्ट यू कैन सी इट। ओके, फोर्स टू फुलफिल डोमेस्टिक रिस्पॉन्सिबिलिटी, उनको बोलते हैं नहीं भाई तू पढ़ी लिखी है फिर भी तू घर देख। ओके, क्यों देखे भाई, आप आने जब आप शादी करेंगे तो अगर जो आपकी वाइफ कैपेबल है तो उसको जॉब करनी चाहिए, तभी आपका जो परिवार है अच्छे से डेवलपमेंट उसका होगा। ओके, अर्लियर ओनली मेल हायर्स गॉट प्रॉपर्टी, ये 1950s से पहले क्या होता था कि जो मेल्स थे बस उनको ही प्रॉपर्टी मिलती थी, तो उसके वजह से हम जो हमारी सोच है वो ही इतनी बैकवर्ड है कि हम आगे कैसे प्रोग्रेस करेंगे। विमेन को आगे देखते हैं तो हमें बुरा लगता है, आपकी वाइफ आपसे ज़्यादा कमाए तो आपको ऐसा लगेगा कि क्यों है ऐसा, बट आपको उस पर प्राउड फील होना चाहिए। हमें अपनी सोच बदलनी है। मेल फीमेल कुछ नहीं होता, आप जो फीमेल है वो इतनी आपकी हेल्पफुल है, वो आपकी इतनी मेहनत करती है, तो आपको उनको रिस्पेक्ट करना चाहिए, आपको यही सिखाना भी चाहिए। ओके, तो इसके इम्प्लीकेशन क्या है, हम देखते हैं कि नॉन इक्वल कंट्रीब्यूशन है नेशन बिल्डिंग में। हमारी इतनी बड़ी वर्कफोर्स है, जो विमेन है, टैलेंटेड विमेन होती हैं जो वो है, पर उनको काम करने नहीं दिया जा रहा, तो उससे क्या है, जीडीपी जो हमारी कंट्री की है वो डाउन जा रही है। अगर जो वो यूज़ करें, वो अगर जो जीडीपी में कंट्रीब्यूट करें तो हमारी नेशन बिल्डिंग होगी। तो आप इस तरह से एंटी नेशनल है जो अपनी वाइफ को या अपनी बहन को या फिर अपनी गर्लफ्रेंड को रोकें। ओके, किसी को रोकना नहीं है, सब अपनी जॉब कीजिए, अच्छे से कंट्री के लिए कंट्रीब्यूट कीजिए। इकोनॉमिक ग्रोथ लेस है, अंडर एम्प्लॉयड है। ओके, डिस्गाइज एम्प्लॉयमेंट भी इसमें ही आती है। उसमें क्या होता है कि मान लीजिए खेत पे औरतें काम कर रही हैं, आएगी तो वो मेल की अर्निंग में, बट काम तो उनमें फीमेल ने भी किया है। ओके, तो रिस्ट्रिक्टिव थिंकिंग है, बहुत ज़्यादा सोच हमारी छोटी है कि हमें उनको काम नहीं करने देना। ओके, उनको आगे नहीं बढ़ने देना, उनको एजुकेशन नहीं देनी, और एजुकेशन दे देंगे क्या पता वो आईएएस बन जाए, आपके पूरे परिवार को ही चेंज कर दें। ओके, सोशल इम्प्लीकेशंस, गर्ल्स फॉर मैरिज लेस। अब देख सकते हैं कि अब इस टाइम में क्या हो रहा है कि हरियाणा में फॉर एग्जांपल बाहर से शादी, दूसरी स्टेट से आप शादी करके लानी पड़ रही है, क्योंकि जब फीमेल ही नहीं है, इतना कंपटीशन हो जाएगा तो मेल्स की शादी नहीं होगी, तो अपने पैर पे खुद को लाड़ी मार रहे हैं।
सेफ्टी सिक्योरिटी इश्यूज आप देख सकते हैं, जब फीमेल कम है और ना फीमेल्स को कॉम्बैट रोल में आप आने दे रहे हैं, ना फीमेल्स को आप आगे बढ़ावा दे रहे हैं, तो इससे क्या है कि ये एक वीक सेक्स माना जाएगा। तो वीक सेक्स माना जाएगा तो क्या होगा, इनके अगेंस्ट क्राइम बढ़ जाएगा। बट अगर जो हम इनको इक्वल देखें, बचपन से ही बच्चे के दिमाग में रहे कि मेल फीमेल सब बराबर, तो इससे क्या होगा, आने वाली जो जनरेशन होगी उसके अंदर ही क्राइम रेट बहुत ज़्यादा डिक्रीज हो जाएगा। सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेस भी इससे ही कंट्रोल होगा। विशाखा गाइडलाइंस इसके रिलेशन में ही है। ओके, अब हम सॉल्यूशन क्या कर सकते हैं, जो हमारी प्री कंसीव्ड जो डिटेक्शन टेस्ट होते हैं इनको बैन किया जाए, वो बैन कर दिया है। सेक्सुअल हरेसमेंट लॉ हमने बना दिया है। फ्री एजुकेशन दीजिए इनको, जो हमारी गर्ल्स हैं इनको प्राइमरी एजुकेशन फ्री नहीं, इनको सेकेंडरी एजुकेशन और इनको हायर एजुकेशन तक फ्री दीजिए। उससे क्या होगा, ये बहुत जल्दी आगे बढ़ेंगी। इनको जॉब में रिजर्वेशन दीजिए, जैसे SC ST को जॉब में रिजर्वेशन, OBC को जॉब में रिजर्वेशन मिलता है। आप एक चीज़ ये देखिए, जो SC STs हैं, ओके, जब ये ऑफिसर बन गए तो इनके इसमें क्रीमी लेयर नहीं होती। चलो इसको हम कभी और डिस्कस करेंगे। जैसे OBC में क्रीमी लेयर होती है कि किसी किसी OBC को मिलता है। नेक्स्ट वी हैव अवेयरनेस, ये आप कहीं भी यूज़ कर सकते हैं। सब में आपको अवेयरनेस तो इंक्लूड करना ही है। कोई भी टॉपिक आए, अवेयरनेस एक आपका बन जाएगा सब हेडिंग। फिर वी हैव इंसेंटिव्स फॉर गर्ल चाइल्ड, इंसेंटिव दो इनको, एजुकेशन से लेके मैरिज तक आप इनको इंसेंटिव दो। मैरिज कम, आपको ज़्यादा से ज़्यादा एज तक इनकी रोकनी है। ये नहीं कि 15 की हुई, 16 की हुई आपको शादी कर देनी है। तो आपको इनको पढ़ाना है अच्छे से, ये सब आपको बढ़ावा देना है। कंक्लूजन, 25% इंक्रीमेंट इन विमेन वर्कफोर्स विल एनहेंस 5 ट्रिलियन हमारी GDP का इंक्रीज हो जाएगा अगर जो 25% विमेन की आ जाए। इसमें आप सीधा सीधा BR अम्बेडकर का कोट यूज़ कीजिए कि आई जज द प्रोग्रेस ऑफ द सोसाइटी बाय द प्रोग्रेस ऑफ इट्स विमेन। आप इसको यूज़ कीजिए। आप इसमें मैंने बताया था प्रियम्बल यूज़ कीजिए और उसमें कनेक्ट कर दीजिए कि विमेन आर इंटीग्रल पार्ट और इनके अगेंस्ट ये नहीं होना चाहिए। सो द नेक्स्ट टॉपिक इज राइजिंग एयर पॉल्यूशन। एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, कुछ भी है, आपको ये इंट्रोडक्शन लिखना है। अर्थ प्रोवाइड्स इनफ फॉर एवरी मैन्स नीड बट नॉट फॉर ग्रीड, ये हमारे गांधी जी ने बोला था। इसको नहीं लिखना, आप लिख सकते हैं प्रियम्बल को और फिर कनेक्टिंग लाइन के थ्रू आप इसको मेन टॉपिक से जोड़ सकते हैं। ओके, आप ऐसे भी लिख सकते हैं इंडिया बिंग द डेवलपिंग प्लस सेकंड मोस्ट पॉपुलस कंट्री। तो इससे क्या है, आप इसको थोड़ा सा इलेबोरेट कर सकते हैं, बट इससे यह है कि यू विल रन आउट ऑफ आइडियाज़। ओके, मैं आपको सारे बता रहा हूँ कि ऐसे सिनेरियोज आपके साथ एग्जामिनेशन में होंगे। ओके, इससे क्या होगा, आप आइडियाज़ से रन आउट हो जाएंगे। फिर आपको सेकंड पैराग्राफ, थर्ड पैराग्राफ, फोर्थ पैराग्राफ में लिखने के लिए ऐसा होगा कि रिपीट करेंगे फिर उन आइडियाज़ को, फिर वो अच्छा नहीं होगा। ओके, आप ऐसे भी लिख सकते हैं, अर्थ बीइंग द ओनली हैबिटेबल प्लैनेट एंड पॉल्यूशन नोज नो बॉर्डर। आप देखिए कि ऐसा तो है नहीं कि एयर बोलेगी नहीं नहीं ये तो पॉल्यूट में इंडिया में हुई है, बस इंडिया में रहूँ, नहीं, ये सारी कंट्रीज़ में जाएगी। तो ऐसा ही आपको याद रखना है कि अर्थ हमारा हैबिटेबल प्लैनेट है, ओनली प्लैनेट इन गोल्डीलॉक्स जोन। फिर ये आपकी इसकी टर्म है आपकी ज्योग्राफी की, तो आप इसको लिखना चाहें लिख सकते हैं, नहीं तो इग्नोर इट। कॉजेज़ क्या है, इंक्रीजिंग नंबर ऑफ व्हीकल्स, हमारे जो जैसे जैसे डेवलपमेंट होगी नंबर ऑफ व्हीकल्स इंक्रीज होंगी। IC इंजन मतलब इंटरनल कम्बशन इंजन, और ये एग्जॉस्ट जो होता है इसके अंदर हमारी फ्यूम्स होती हैं, नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड होती है, उसकी वजह से हमारे जो है एयर पॉल्यूशन होगी। इंडस्ट्रियल रन ऑफ, आप देख सकते हैं जो थर्मल पावर प्लांट्स हैं इनके अंदर से बहुत ज़्यादा आपकी सूट डस्ट निकलता है। फिर आप देख सकते हैं एग्रीकल्चर, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, आप इसको यूज़ कर सके कहीं, एग्रीकल्चर का जो इम्पोर्टेंट बनता है तो NPK। ओके, NPK नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, K फॉर पोटेशियम। इसके ऊपर हमारी गवर्नमेंट सब्सिडी देती है और ये यूज़ होते हैं 4:2:1 की रेशियो में यूज़ करना है। ओके, कि इनको सॉइल में डाला जाए जिससे फॉर प्लांट ग्रोथ। बट एक्चुअली क्या यूज़ हो रहा है, NPK की रेशियो, यू विल बी सरप्राइज, इंडिया में 8.3:4.3
ओके 8.3:4.3:1 है। ओके सो इसका मतलब क्या है कि हम इतना ज़्यादा फर्टिलाइज़र यूज़ कर रहे हैं, इतना ज़्यादा फर्टिलाइज़र यूज़ कर रहे हैं कि ये सरफेस रन ऑफ होगा, अब ये जाएगा लीच करेगा और ये हमारी फूड साइकिल में आएगा, मतलब वाटर के थ्रू हमारी फूड साइकिल में आएगा या फिर हमारे क्रॉप्स के थ्रू आपके फूड के अंदर आएगा। उससे क्या होगा, हमारे कैंसर हो जाएगा। आप देख सकते हैं पंजाब के अंदर कैंसर ट्रेन आपकी चलती है, कैंसर बेल्ट है पूरी। ओके तो ये हमारी जो हमारी पॉलिटिकल जो हमारी वो हैं आपकी पार्टीज़, इनके जो मैंडेट हैं वो ही ऐसे हैं। अब आप देखिए, चलो वो आपको वाटर क्राइसिस में मैं आपको इसको थोड़ा डिटेल में और समझा दूंगा इस टॉपिक को। फिर आप देखिए जो ये इतना सस्ता मिलता है ना, क्योंकि गवर्नमेंट इस पर सब्सिडी देती है। सब्सिडी देती है, कौन इसको तय करता है? CCEA, कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स। इसको हमारे PM हेड करते हैं और ये रेट डिसाइड करते हैं कि किस रेट पर आपका यूरिया मिलेगा और ये फर्टिलाइजर्स मिलेंगे। ओके और ये डिसाइड करते हैं शुगर केन, इसका क्या रेट है। इसको मैं आपको बताऊंगा वाटर वाले टॉपिक में, आपको थोड़ा सा इसके बारे में डिटेल दूंगा, आप इसको यूज़ कर सकते हैं। ओके अर्बनाइजेशन हुई है, रैपिड अर्बनाइजेशन हुई है, उसके वजह से हमारे जो ट्रीज़ हैं इनको कट किया गया। वही ट्रीज़ आपकी ऑक्सीजन प्योरीफाई करते थे, कार्बन डाइऑक्साइड को प्योरीफाई करते थे, ऑक्सीजन आपको देते थे, पर अब ऐसा बिल्कुल नहीं है। इनफेक्टिव पब्लिक, जिस कंट्री की पब्लिक ट्रांसपोर्ट अच्छी होगी वहाँ पे जो लोग हैं वो सारे पब्लिक ट्रांसपोर्ट से जाएंगे, अमीर भी गरीब भी। बट जहाँ पब्लिक ट्रांसपोर्ट ही अच्छी नहीं है, आप देखिए अगर जो मेट्रो ना होती तो दिल्ली तो बिल्कुल अब तक ख़त्म हो गया होता। ओके तो इसलिए हमको याद रखना है कि हमारी पब्लिक ट्रांसपोर्ट जितनी ज़्यादा अच्छी होगी उतना ही हमारे लोग ज़्यादा ट्रैवल करेंगे। ओल्ड व्हीकल्स जो हमारे BS6 नॉर्म आए थे, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नॉर्म्स हैं हमारे, सीधे BS4 से BS6 हमारी कंट्री ने जंप किया है Euro 6 के उस पर। तो आप इनको याद, वैसे तो लास्ट 2020 में आए थे तो आपको इनको याद करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, बस आपको पता होना चाहिए कि आप लिखिए कि BS4 से BS6 हमने जंप किया है और इसके अंदर हमारी जो सल्फ़र एमिशन और जो नाइट्रोजन एमिशन है वो आपकी 50% से ज़्यादा रिडक्शन हुई है। तो BS6 नॉर्म की वजह से ही जो कुछ कंपनीज़ हैं अभी डर रही हैं, इसलिए वो BS6 व्हीकल ना बना के इलेक्ट्रिक व्हीकल बना रही है। इसके इम्प्लीकेशंस क्या होंगे? इम्प्लीकेशंस एयर पॉल्यूशन के क्या होते हैं? सबसे पहले तो इम्प्लीकेशन है रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स। ओके रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स है, हमारे कैंसर हो जाएगा। फिर क्या होगा, जो हमारे यूथ है वो खेल नहीं पाएगा तो स्पोर्ट्स में ज़ीरो, कंट्री की ओवरऑल डेवलपमेंट ज़ीरो। ओके जब कंट्री की डेवलपमेंट ज़ीरो तो इसका मतलब क्या है, हमारा जो फ्यूचर है वो ब्राइट नहीं है, फ्यूचर नहीं दिखेगा। उसकी वजह से बहुत सारे इम्प्लीकेशंस होंगे। एयर पॉल्यूशन से पॉलिटिकल पार्टी भी डिस्टेबलाइज हो सकती है, वो पावर से हट सकती है। इसकी वजह से आप ये भी देख सकते हैं कि जो फॉरेन एंटिटीज़ हैं वो इंडिया में नहीं आएंगी, FDI नहीं करेंगी। जो बाहर के लोग हैं ना वो टूरिज़्म के लिए आएंगे, बोलेंगे कि इंडिया तो बहुत गंदा है, वहाँ पे तो एयर इतनी गंदी है कि हमको मास्क लगा के घूमना पड़ेगा, N95 वो भी। तो उससे क्या होगा, फिर इंडिया के अंदर जो हमारी FDI है वो भी नहीं आएगी, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट नहीं आएगी। आप देख सकते हैं तो ये सब चीज़ इन्वॉल्व है। तो मैंने क्या किया है, एयर पॉल्यूशन टॉपिक को जनरल सोशल टॉपिक से जोड़ दिया। आप लिखने को तो इम्प्लीकेशंस में एयर पॉल्यूशन से बहुत कुछ लिख सकते हैं। ओके साइंटिफिक वाले आपको पहले ही पता होंगे, आप लिख सकते हैं उनको कि इन्वायरमेंटल कंसर्न्स क्या हैं। ओके आप इनको लिख सकते हैं। फिर सॉल्यूशन क्या है, क्लीनर फ्यूल हमारा होना चाहिए, रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ देखें, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, सेफर रोड्स, क्रिएटिंग अवेयरनेस हमारा स्टार है, इसको हम कहीं भी यूज़ करते हैं। अब आप इसको कंक्लूड कैसे करेंगे, आप इसको डायग्राम बनाइए, रिड्यूस, रीयूज़, रिसाइकल। एग्जामिनेशन में आप यही डायग्राम बना के आइए। ओके एग्जामिनेशन में यही डायग्राम बना के, NGT नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बाद थर्ड कंट्री थी इंडिया जिसने नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल बनाया। ये एनवायरमेंटल कंसर्न्स को एड्रेस करने के लिए ही बनाया है। आप ब्रंटलेट कमीशन की रिपोर्ट से भी एंड कर सकते हैं। ओके आर कॉमन फ्यूचर मैंने आपको बताया था, मेरी जो पिछले वाली वीडियोस के अंदर मैंने इंट्रोडक्शन कंक्लूजन बताया, इसलिए मैं इन पे ज़्यादा फोकस नहीं कर रहा। आर कॉमन फ्यूचर में सस्टेनेबल डेवलपमेंट की डेफिनेशन लिखी है, फिर उसको कनेक्ट कर दी। आर्टिकल 21 इतना इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, ये किसी भी टॉपिक से आप कनेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि लिबर्टी, ओके पर्सनल लिबर्टी की इसके अंदर बात की गई है। पर्सनल लिबर्टी में आपका इंटरनेट एक्सेस, आपका राइट टू लिव इन, आपका सब कुछ इंक्लूड हो जाता है।
ड्रिंकिंग वाटर क्राइसिस, अनसर्टेन फ्यूचर। ओके, ड्रिंकिंग वाटर क्राइसिस तो है। अब आप देखिए, मैं जो आपको टॉपिक बता रहा था कि गवर्नमेंट के पॉलिसी देखिए, गवर्नमेंट क्या करती है, जो हमारा एमएसपी है वैसे तो 27 आइटम्स के ऊपर है, 27 या उससे प्लस आर्टिकल्स के ऊपर है, बट मिलता किस किस के ऊपर, शुगर केन के ऊपर मिलता है। ओके, तो पंजाब हरियाणा के फार्मर्स, पंजाब हरियाणा यूपी, इनके फार्मर्स क्या करते हैं, वेस्ट यूपी के मोस्टली शुगर केन उगाते हैं। और शुगर केन आपका बहुत ज़्यादा वाटर है इसको लेता है। जब वाटर लेता है तो पूरी लैंड को ये क्या कर देगा, ड्राई कर देगा। उसकी वजह से क्या होगा, जो हमारी वाटर क्राइसिस है वो हो जाएगी। ओके, और गवर्नमेंट क्या कर रही है, इनको एंकरेज कर रही है कि भाई तुम शुगर केन उगाओ। ये नहीं कर रही कि आप पल्सेस का रेट इंक्रीज करें, ये शुगर केन का रेट हर साल इंक्रीज कर देते हैं। अब जब पल्सेस का रेट इंक्रीज करेंगे तो फार्मर पागल थोड़ी है, फार्मर उगाएगा पल्स। जब फार्मर पल्सेस उगाएंगे उसकी वजह से हमारी जो सॉइल है उसको भी सांस लेने का टाइम मिलेगा, हमारी जो फर्टिलिटी है वो भी रिगेन हो जाएगी। बट नहीं, जो पॉलिटिकल प्रेशर है वो इतनी गंदी चीज़ है कि आपको कुछ भी सही डिसीजन नहीं लेने देता। ओके, तो इंट्रोडक्शन है, 97% ऑफ वाटर हमारा ओशन के अंदर है। ओके, 3% हमारे पास फ्रेश वाटर है। तो 97 जो हमारे पास 3% फ्रेश वाटर है, उसके अंदर 2% जो है हमारे आइस कैप्स में है, और जो हमारा 1% है ये वाटर है सबके लिए अवेलेबल। और ये वाटर इक्विटेबली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है। मतलब क्या है इसका, कहीं तो राजस्थान जैसी जगह है वहाँ पे बिल्कुल नहीं है, कहीं ऐसा है मिजोरम और आपको चेरापूंजी पता होगा, वहाँ पे इतना ज़्यादा है कि पानी ही पानी है। तो आप देखिए अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है। तो आप इसको इंट्रोडक्शन में ऐसे लिख सकते हैं। ओके, तो अर्थ बिंग, ये भी मैंने आपको पहले ही बता दिया था इसको, और ये है आपका 40-50 लीटर पर डे लगता है। ये फैक्ट्स हैं, आप इनको यूज़ कर सकते हैं। रीज़न क्या है, वाटर क्राइसिस का, ग्लोबल वार्मिंग, आपको पता है क्लाइमेट चेंज, ये रियल है। जैसे डोनाल्ड ट्रंप थे वो मानते नहीं थे, तो ऐसा नहीं है। ओके, इनडिस्क्रिमिनेट यूज़ ऑफ वाटर। अब आप देखिए कि जो किसान है उन्हें खेत में इतना चला दिया, आपने गाड़ी धोई, आपने पानी पाइप लगाया और आपने 1 घंटे तक गाड़ी धोते रहे। तो उसकी वजह से आप देखिए धीरे धीरे हमने इतने पंपिंग सेट्स लगा लिए, हम सारा पानी ले रहे हैं, तो उससे क्या होगा, आपकी वाटर स्कैरसिटी तो आएगी ही आएगी। पॉल्यूशन की वजह से जो हमारी साफ रिवर्स हैं, यमुना को देखिए सीवेज बन गया, आप गंगा को देखिए इतनी गंदी हो गई है। सारी रिवर्स इंडिया की यही सीन है कि पॉल्यूशन इतना ज़्यादा कर दिया है हमने। ग्राउंड वाटर डिप्लीशन, मैंने जो आपको लास्ट पेज पे स्टोरी बताई थी पंजाब वाली, उसको लिखिए एग्जाम्पल में, बहुत मज़ा आएगा, टीचर को पढ़ने में मज़ा आएगा। इनअवेलेबिलिटी है, एक्सेसिबिलिटी भी नहीं है। आप देखिए कि कहीं कहीं पानी है, मान लीजिए रिवर में पानी है, बट हम उसको यूज़ कैसे करें, हम उसको जनरल पब्लिक तक कैसे लाएं, तो ये भी बहुत सारे इश्यूज़ हैं जो हमको एड्रेस करने हैं। इम्प्लीकेशन क्या है, डेजर्टिफिकेशन हो गया, वहाँ पे जो लैंड है उसको आप अभी यूज़ ही नहीं कर सकते। ओके, लैंड ख़राब हो गई, ड्रॉट पड़ गया। ओके, हर साल पड़ता है, महाराष्ट्र में इतने सारे फार्मर्स हमारे सुसाइड करते हैं। फेमाइन आता है, मेल न्यूट्रिशन, जब फेमाइन आएगा तो आएगा ही। बच्चों के अंदर जब उनको खाने को नहीं मिलेगा, फूड सिक्योरिटी जब हमारी ब्रीच हो गई, तो उससे क्या होगा, हमारी डेवलपमेंट रुक जाएगी। इकोनॉमिक इम्प्लीकेशन ये है कि उससे हो जाएगा आपका क्या, इन्फ्लेशन। व्हाट इज इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन इज जनरल राइज इन द प्राइस ऑफ आर फूड कमोडिटी। इससे क्या होगा, आप मानिए जो आपके पोटैटो हैं वही अगर जो आपको 5,000 रुपये किलो मिले, ओके, तो कोई लेगा नहीं लेगा, तो कार्बोहाइड्रेट कहाँ से मिलेंगे, कहीं से नहीं मिलेंगे। तो ये क्या होगा, इसके इकोनॉमिक इम्प्लीकेशंस भी बहुत सारा है, और मेल न्यूट्रिशन होगा, ये सब इंटरकनेक्टेड है। वाटर कंजर्वेशन करना चाहिए, हमें देखना चाहिए इजराइल कैसे, इतना उनके पास अपना वाटर नहीं है फिर भी वो यूज़ करते हैं। हार्वेस्टिंग हमें करनी चाहिए, रेन वाटर हार्वेस्टिंग अपने घर के पीछे आप यूज़ कीजिए। इफेक्टिव यूटिलाइजेशन करना चाहिए, ये नहीं कि कहीं भी पानी चला दिया, जैसे खेत में पानी चला देते हैं और भूल जाते हैं, तो ऐसा भी नहीं। रिसाइकिल करें वाटर को, ये बेस्ट टेक्निक है। मॉडर्न टेक्निक यूज़ करके वाटर रिसाइकिल करें, जैसे दिल्ली जल बोर्ड करता है। सीवेज ट्रीटमेंट होना चाहिए। ड्रिप इरिगेशन, ड्रॉट रेजिस्टेंट क्रॉप, ड्रिप इरिगेशन मेथड यूज़ होना चाहिए, जिससे कि हमारे क्रॉप्स को कम पानी में भी वो ग्रो कर सकें। ड्रॉट रेजिस्टेंट क्रॉप्स मतलब मान लीजिए जो इंडिया है, इंडिया इज़ मानसून डिपेंडेंट, इरिगेशन फैसिलिटी इंडिया की बहुत बेकार में मानी जाएगी,
तो इंडिया क्या है, मानसून डिपेंडेंट है। मानसून अच्छा हुआ तो हमारी क्रॉप्स अच्छी, मानसून अच्छा नहीं हुआ तो हमारे आगे ड्रॉट, फेमाइन सब कुछ आ जाता है। ओके। बायो रेमेडिएशन, इसमें क्या होता है कि हम बायो मतलब जर्म्स को छोड़ देंगे पानी में, गंदे पानी में, और वो जर्म्स गंदगी को मिटा देंगे, कट कर देंगे, उससे क्या होगा, पानी साफ हो जाएगा। दिस इज बायो रेमेडिएशन। कैनाल कंस्ट्रक्ट करें, जैसे इंदिरा गांधी कैनाल ने आपका देखिए राजस्थान के कुछ पार्ट को अच्छा कर दिया है। सो नेक्स्ट टॉपिक इज टेक्नोलॉजी अल्टीमेट सेवियर है हमारा एग्री क्राइसिस का। फार्म लॉज, आप इससे याद करके जाइए, थोड़े से आपको फार्म लॉज के बारे में पता होना चाहिए। ओके 3 फार्म लॉज थे जो कॉरपोरेट बिल के लिए है आपका, सब कुछ आपको थोड़ा थोड़ा पता होना चाहिए। इंट्रोडक्शन, बेस्ट इंट्रोडक्शन है आपका नेहरू स्पीच। मैंने कल भी आपको बताया था कि आपको 1 टाइम डॉक्टर, 1 टाइम प्रीचर, 1 टाइम आपको पुलिस की ज़रूरत पड़ेगी, बट आपको 3 टाइम्स पड़ती है फार्मर की। तो आपको इन सबको यूज़ करना है। आप नेहरू की स्पीच लाइए, आप प्रियम्बल लाइए, किसी से भी आप स्टार्ट कीजिए। इंट्रोडक्शन मैंने आपको बता दिया था, इसलिए टाइम नहीं लगाऊंगा। ओके तो प्रॉब्लम्स देखते हैं। यील्ड ही लो है हमारी जो यील्ड है, आप देखिए इसराइल से कंपेयर करें या चाइना से भी कंपेयर करें, जो हमारी पर एकड़ यील्ड है बहुत ज़्यादा कम है। क्यों कम है, उसको एड्रेस करना है, उसके प्रॉब्लम्स को देखना है और सॉल्यूशन देखना है। पर नहीं, हम सॉल्यूशन क्या देखते हैं, हम सॉल्यूशन देखते हैं कि हम फार्म लोन को वेव कर देते हैं। इससे क्या होता है, कुछ भी नहीं होता। इससे नेक्स्ट ईयर वही प्रॉब्लम हो जाती है और देश के बजट जो हमारे टैक्स पेयर्स मनी है वो भी वेस्ट जाता है। इरिगेशन फैसिलिटी की प्रॉब्लम मैंने बताया था कि मानसून डिपेंडेंट है। फार्मर एजुकेटेड नहीं है, ऑब्सोलीट टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं। फार्म फ्रेगमेंटेशन है। अब फार्म फ्रेगमेंटेशन है तो कहाँ से ट्रैक्टर लाएं, ज़मीन तो इतनी सी है और उस पर ट्रैक्टर चलाने के लिए ट्रैक्टर का खर्चा कहाँ से करेंगे। तो ये भी अवेयरनेस नहीं है लोगों में कि कैसे नई नई टेक्निक्स यूज़ करनी है, मल्चिंग कैसे यूज़ करनी है, आपको ऑर्गेनिक फार्मिंग क्या होती है, या आपके प्रोडक्ट्स कहाँ जा सकते हैं, कितने पैसे में जाएंगे। तो ये सब लोगों को नहीं पता। इम्प्लीकेशन क्या है, हमारी फूड सिक्योरिटी कॉम्प्रोमाइज़ हो सकती है। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फूड सिक्योरिटी कंट्री की। जिस कंट्री की फूड सिक्योरिटी नहीं है वो कंट्री डेवलप नहीं कर सकती। मेल न्यूट्रिशन, इनसफिशिएंट वर्कफोर्स, जब मेल न्यूट्रिशन होगा तो वर्कफोर्स कहाँ से मिलेगी। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, जो गवर्नमेंट है, कांग्रेस गवर्नमेंट जो थी पहले, वो इसलिए हट गई क्योंकि इतना ज़्यादा रेट बढ़ गया। इन्फ्लेशन, जब भी इन्फ्लेशन बढ़ेगा तो वो गवर्नमेंट गई, आप देख सकते हैं वो गवर्नमेंट गई। अब पेट्रोल का 100 रुपीज़ हो रहा है तो ये बहुत ज़्यादा गवर्नमेंट के ऊपर बहुत ज़्यादा बर्डन है कि इसको जस्टिफाई कैसे करेंगे। इकोनॉमी हमारी कोलैप्स हो जाएगी। आर्टिकल 360 इसमें लिखिए, फाइनेंशियल इमरजेंसी लग जाएगी, लोड जीडीपी हो जाएगी कंट्री की, सोवरेनिटी हमारी डेंजर में हो जाएगी। फॉरेन पावर क्या करेंगे, चाइना जैसे तो डायरेक्ट डेप दे देते हैं। आप देखिए पाकिस्तान को दे दिया, पूरी कंट्री उनके कब्जे में आ जाती है, तो इससे हमारी सोवरेनिटी भी चली जाएगी। सॉल्यूशन, हाई यील्डिंग वैरायटी यूज़ करो, क्लाइमेट रेजिस्टेंट यूज़ करो, बायोटेक्नोलॉजी यूज़ करो, ओके, जेनेटिक इंजीनियरिंग यूज़ करो, अपने अच्छे से अच्छा क्रॉप बनाओ, इरिगेशन फैसिलिटी इंप्रूव करो, इफेक्टिव यूज़ और बायो फर्टिलाइजर्स यूज़ करो। आप इनको कीवर्ड के रूप में एक बार पढ़िए और यूज़ इनको कीजिए। ये ऐसे पॉइंट फॉर्म में नहीं लिखना, ये लिखना है आपको लाइन फॉर्म में, ओके। ये अलग अलग पैराग्राफ्स बता रहा हूँ मैं। तो कोल्ड स्टोरेज फैसिलिटी हमारा सॉल्यूशन है। कोल्ड स्टोरेज, जैसे अब ये देखिए, आप हर साल न्यूज़ पढ़ते होंगे कि इतना सारा जो हमारा वीट रखा था, बारिश पड़ी और ख़राब हो गया, तो हमारे पास कोल्ड स्टोरेज फैसिलिटी होनी चाहिए, ओके। वो हमारे पास अभी डेवलप अनफॉर्चुनेटली नहीं हुई है। प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज़ होनी चाहिए जहाँ पे बड़े बड़े आपके जो फार्म्स हैं, और आप देख सकते हैं कि जहाँ पे मेजर मैन्युफैक्चरिंग होती है वहाँ पे प्रोसेसिंग इंडस्ट्री लगा दो। उससे क्या होगा, वहाँ का वहाँ ही आपका प्रोडक्ट बन के आ जाएगा। प्रोडक्ट जो आपके, मान लीजिए एक आपका 10 रुपये का एप्पल है, तो वो जो प्रोडक्ट बनेगा वो 100 रुपये का प्रोडक्ट बनेगा। तो आप देख सकते हैं बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक बेनिफिट भी है। सॉइल टेस्टिंग फैसिलिटी, आपका जो आपका सॉइल टेस्टिंग फैसिलिटी है, इसके थ्रू भी आप अपनी सॉइल को टेस्ट कराइए। जब सॉइल आपकी टेस्ट होगी तो आपको पता चलेगा कि आपको कौन सी क्रॉप ग्रो करनी है, कितना आपको फर्टिलाइज़र डालना है। ये नहीं कि फालतू में आग बंद करके फर्टिलाइज़र डालते रहे। फर्टिलाइज़र का प्रॉपर यूज़, ऑनलाइन मार्केटिंग करिए, ऑनलाइन मार्केटिंग कीजिए। आजकल आप देखते हैं बार बार न्यूज़ आती है कि आईआईटी के बंदे थे, जॉब छोड़ के आ गए और अब घर पे बैठ के 10 लाख पर मंथ कमा रहे हैं। किससे? फार्मिंग से। तो ऑनलाइन मार्केटिंग आपको पता होनी चाहिए कि
जैसे मान लीजिए एनसीआर है, एनसीआर के 40 किलोमीटर में, 50 किलोमीटर में अगर जो आपकी रोड अच्छी है तो आप यहाँ पे खेती कीजिए। ये एक ज्योग्राफी का सिद्धांत है। आप यहाँ पे खेती कीजिए, किसी भी चीज़ की खेती कीजिए। आप फिश की भी कर सकते हैं। ओके, आप अपना प्रॉन्स किसी भी की भी कर सकते हैं। मिल्क प्लांट लगाइए, कुछ भी कीजिए और फिर यहाँ पे भेजिए एनसीआर में, क्योंकि एनसीआर में लोग मिलेंगे आपको बहुत ज़्यादा कंज्यूम करने वाले, तो इससे आपकी डेवलपमेंट हो जाएगी। फार्मर्स को एजुकेट कीजिए रेडियो प्रोग्राम्स के थ्रू। इनाम पोर्टल जो हमारी गवर्नमेंट का है, इसमें क्या होगा कि आप देख सकते हैं कि मेरे को इंडिया में कहाँ कौन सा रेट ज़्यादा मिल रहा है और आप सेटल कर सकते हैं। कंक्लूजन, स्वामीनाथन कौन थे? हमारे ग्रीन रेवोल्यूशन के फादर थे इंडिया में। आप इनका यूज़ कर सकते हैं कि व्हेन द एग्रीकल्चर ऑफ द कंट्री गोज बैड नथिंग गोज राइट, इसको यूज़ कीजिए। प्रियम्बल को यूज़ कीजिए अच्छे से अच्छा। सो नेक्स्ट टॉपिक इज राइज ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स इन इंडिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का क्वेश्चन आपको मिल सकता है क्योंकि टेस्ला भी इंडिया के अंदर एंटर कर गया है, तो आप देख सकते हैं कि बहुत ज़्यादा वाइब्रेंट इसकी मार्केट हो गई है। सो वाई डू वी नीड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स? इंट्रोडक्शन आप क्या देंगे? यू कैन गिव इंट्रोडक्शन लाइक दिस: इंडियाज इलेक्ट्रिक व्हीकल मार्केट कुड बी वर्थ $206 billion in 10 years. Okay, if India were to achieve its 2030 electric vehicles ambitions. Electric vehicle EV represent next generation sustainable mobility which uses one or more electric motors or traction motors for propulsion. Okay, तो इसके अंदर क्या होता है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के अंदर? इसके अंदर आईसी इंजन नहीं होता। यू कैन मेंशन इट कि इसके अंदर इंटरनल कंबशन नहीं होता इसके अंदर। ठीक है, तो इसके अंदर या तो 1 या 2 कितने भी मोटर्स आप लगा सकते हैं और उससे ही इसकी फंक्शनिंग चलती है। ओके, आप इसमें एक इंट्रोडक्शन ये भी दे सकते हैं कि जो फर्स्ट हमारा आईसी इंजन बना था उसकी स्टोरी आप लिख सकते हैं, या फिर आप हेनरी फोर्ड की जब उसने पहली कार बनाई उसकी स्टोरी लिख सकते हैं, या फिर बेंज की आप स्टोरी लिख सकते हैं। तो उससे भी आप स्टार्ट कर सकते हैं, किसी से भी आप स्टार्ट इसमें कर सकते हैं। सो वाई डू वी नीड ईवी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स? आज हमारे को ज़रूरत क्यों पड़ रही है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की? सबसे बड़ा जो कंसर्न है हमारा है पॉल्यूशन। ओके, सो पॉल्यूशन इज द बिगेस्ट कंसर्न। एक रिपोर्ट आई थी अभी, इंटरनेशनल काउंसिल फॉर क्लीन ट्रांसपोर्टेशन, इंटरनेशनल काउंसिल फॉर क्लीन ट्रांसपोर्टेशन ICCT। ओके, इन्होंने बताया था कि 74,000 प्री मैच्योर डेथ होती है हमारे इंडिया में। किसकी वजह से? जो टेल पाइप होता है ना, एग्जॉस्ट पाइप जो होता है, उसकी वजह से उसमें इतना एयर पॉल्यूशन होता है कि उसकी वजह से लोगों की डेथ हो रही है। ओके, तो 74,000 यू कैन यूज दिस एनीवेयर। सो क्लाइमेट चेंज इज रियल। आपको पता है कि क्लाइमेट चेंज हो रहा है, उसकी वजह से भी हमें अपनी जो इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी है इसको फर्दर पुश करना पड़ेगा, बिकॉज इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के थ्रू ही हम क्लाइमेट चेंज को टैकल कर सकते हैं। बिकॉज पेरिस एग्रीमेंट में हमने बोला है कि विल ब्रिंग डाउन आर पॉल्यूटेंट लेवल 2005 में जो थे उससे 35% विल रिड्यूस बाय 2000। ओके, तो ये आपको पता होना चाहिए। फिर हम देखेंगे कंट्रोलिंग पॉल्यूशन। मैंने बता दिया पॉल्यूशन को कंट्रोल आपको करना पड़ेगा, तभी जो हमारी आप देखिए रैपिड जो अर्बनाइजेशन हुआ है उसकी वजह से क्या है कि जो हमारी सिटीज़ है, वर्ल्ड की जो 20 टॉप पॉल्यूटेड सिटीज़ है उसमें से 14 आर ऑफ इंडिया। तो ये बहुत बड़ा कंसर्न है, इसके अंदर जो भी लोग रहेंगे उनके लिए भी कंसर्न है। तो इसको हैंडल करने के लिए हमें एक ऐसी क्लीन ऑटोमोटिव ट्रांसपोर्टेशन मेथड चाहिए जिससे कि वी कैन अपनी डेवलपमेंट को हम कंसीडर करें विद क्लीन एनर्जी सिक्योरिटी। आपको पता है कि इंडिया के जो ऑयल इंपोर्ट्स हैं 80% होते हैं जो हमारी मार्केट के लिए। अब ये देखिए, जो हमारा सारा पैसा है जो गवर्नमेंट अर्न करती है वो सारे ऑयल इंपोर्ट में लगा देती है। तो इससे भी हमें थोड़ी आज़ादी मिलेगी अगर जो हम ईवी की तरफ जाएंगे। इनोवेशन, कटिंग एज टेक्नोलॉजी बनाइए। जब इनोवेशन होगी उससे क्या होगा? रिसर्च एंड डेवलपमेंट होगा। तो इंडिया की जो मार्केट है, कॉम्पिटिटिव मार्केट है। अब आपको पता है पूरे वर्ल्ड में, यूरोप के अंदर
ईवी की बहुत बड़ी मार्केट है, आप देख सकते हैं अब सारे वर्ल्ड में ये मार्केट आएगी। तो इंडिया की जो प्रोडक्ट है उसको कॉम्पिटिटिव बनाने के लिए हमारे को इनोवेशन चाहिए, जिससे कि हम compete कर सकें दूसरी कंट्रीज़ की कार्स से। ओके, और एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, आपको पता है कि एम्प्लॉयमेंट इंडिया के लोएस्ट लेवल पे अभी कोरोना टाइम में चल रही है, तो उसमें ईवी जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स एक नया सेक्टर आएगा। ये नया सेक्टर सनराइज सेक्टर बोलते हैं इसको। सनराइज सेक्टर बेसिकली वो है जो अभी डेवलप नहीं हुआ। ओके, तो ये आएगा, तो ये बहुत अच्छा होगा इंडिया की डेवलपमेंट के लिए। नेक्स्ट वी हैव चैलेंजेस। अब चैलेंजेस क्या हैं? हमारे पास एक स्टेबल पॉलिसी नहीं है, कभी हम कुछ बोलते हैं, कभी हम कुछ बोलते हैं। अब BS6 आया था तो पहले बोल दिया था गवर्नमेंट ने कि बाय 2030 हम क्या करेंगे, सारी 100% जो व्हीकल्स होंगी वो आपकी चलेंगी इलेक्ट्रिक से। ओके, बट फिर जो ये प्रेशर है, ऑटोमोटिव सेक्टर का प्रेशर है, वो आया, उन्होंने बोल दिया अब 30% चलेंगी। तो आप देख सकते हैं, और आप देख सकते हैं जो दिल्ली का स्विच दिल्ली इनिशिएटिव था, इसके अंदर भी ये 1.5 लाख जो है सब्सिडी दे रहे हैं। तो हर स्टेट का अपना अलग सिस्टम है, और 5% GST के अंदर भी बात चल रही है। तो आप देख सकते हैं हर स्टेट का अपना अलग सिस्टम है, एक फिक्स्ड कोई स्टेबल पॉलिसी नहीं है। टेक्नोलॉजी चैलेंजेस तो बहुत सारे हैं इंडिया के सामने, बिकॉज ये सेक्टर भी डेवलप नहीं हुआ। और इलेक्ट्रिक व्हीकल की आप देख सकते हैं जो सोर्सिंग होगी सारी, ये कंट्रोलर्स की, सेमीकंडक्टर्स की, वी आर डिपेंडेंट ऑन चाइना। ओके, चाइना वर्ल्ड में लार्जेस्ट इलेक्ट्रिक व्हीकल मोबिलिटी का हेड है। ओके, इनके पास सबसे ज़्यादा टेक्नोलॉजी है, तो इसलिए टेक्नोलॉजी चैलेंजेस हमारे पास रहेंगे। लैक ऑफ एसोसिएटेड इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट, हमारे पास सपोर्ट नहीं है। आप देखिए अब लोग हेजिटेट क्यों करते हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल लेने से, बिकॉज अगर जो इलेक्ट्रिक चार्ज खत्म हो गया, मान लीजिए कंसीडर टाटा नेक्सॉन, इनका है कि 300 किलोमीटर चलेगी। अब मान लीजिए मेरे को जाना है 400 किलोमीटर, तो जो 300 किलोमीटर के बाद मैं कहाँ चार्ज करूँगा, अभी कोई फैसिलिटी डेवलप नहीं है। ओके, तो ग्रिड, इंडिया की जो ग्रिड है, ओके, जो ग्रिड है वो भी अभी डेवलप नहीं हुई है इसको हैंडल करने के लिए। हमारे पास फास्ट चार्जिंग स्टेशंस नहीं है, तो ये सब इश्यूज़ हैं। लैक ऑफ एबिलिटी ऑफ मटेरियल फॉर डोमेस्टिक प्रोडक्शन, अब इंडिया के पास सेमीकंडक्टर ही नहीं है, लिथियम नहीं है। लिथियम जो बैटरी जिससे बनती है, और यही आपका जो लिथियम आयन है, यही आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट है इसमें इलेक्ट्रिक व्हीकल में, तो इसकी सोर्सिंग भी आपको करनी पड़ेगी। ये कहाँ पे है? अब देखिए जो चाइना है, चाइना के पास ये बहुत ज़्यादा अवेलेबल है, बट हमने भी अभी MOU साइन किए हैं साउथ अमेरिकन कंट्रीज़ लाइक चिली के साथ। उससे क्या है कि हम वहाँ से लिथियम अपना सोर्स कर सकते हैं। हमारे पास स्किल्ड वर्कर नहीं है, क्योंकि ये नया सेक्टर है, तो इसके अंदर अभी लोगों को जागरूकता ही नहीं है, तो अभी पता ही नहीं है, तो इसलिए स्किल्ड वर्कर्स भी इसके अंदर नहीं है। तो ये एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी भी है और एक चैलेंज भी है। तो गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स क्या हैं? ओके, अब आप इसमें, मैंने जैसे आपको चैलेंजेस बताए हैं, तो आप ऐसे इसको, मैं कंप्लीट ऐसे को आपको लिखना बताऊंगा। पहले मैं आपको समझा दूं कि आपको लिखना क्या क्या है। गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स क्या हैं? गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स हैं कि इन्होंने ये नेशनल इलेक्ट्रिक मोबिलिटी मिशन प्लान अपना बनाया था, और ये हमारी फेम स्कीम चल रही है। ओके, फेम स्कीम, फेम 1 फेम 2 आ चुकी है। पहले फेम 1 आया था, फेम 2। फेम क्या है? फेम है फास्टर एडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ हाइब्रिड एंड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। हाइब्रिड में क्या है, वो स्विच कर सकते हैं, जो आपकी बैटरी की एनर्जी है प्लस जो आपका फॉसिल फ्यूल है, इसको स्विच करके यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपने देखा होगा सियाज कार पे लिखा होता है, मारुति की सियाज कार है, उसके ऊपर लिखा होता है हाइब्रिड। तो ये इंडिया में लॉन्च हो गई है। अब वे फॉरवर्ड क्या है? वे फॉरवर्ड क्या है कि पहले तो हमें एजुकेट करना है। सबसे पहले तो हमारा है कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट होनी चाहिए इस फील्ड में। ओके, फर्स्ट इज़ यू मस्ट हैव रिसर्च एंड डेवलपमेंट इन दिस फील्ड। हमारी पब्लिक को सेंसिटाइज करना पड़ेगा, कि उन्हें बताना पड़ेगा कि EV आर गुड, और ये बहुत स्टेबल है, आपका कुछ खर्चा नहीं होगा, तो आप इसको कंसिडर करिए। इसकी प्राइसिंग वाइबल होनी चाहिए। ओके, सबसे बड़ा इशू प्राइस का है। अब आपको कोई कार लेनी है, वो 5 लाख की आपको मिल रही है, बट जो EV है 15 लाख की मिल रही है, तो वाई वुड अ पर्सन इन्वेस्ट इन EV? तो हमें और अपना वाइबल प्राइसिंग करनी पड़ेगी। ओके, हमें क्लोज लूप सिस्टम बनाने पड़ेंगे, जिससे वी कैन मेक चार्जिंग प्रॉपर
तो आप देख सकते हैं एजुकेशन करिकुलम एंड स्किल डेवलपमेंट प्लान्स शुड बी अपग्रेडेड टू मैच द रिक्वायरमेंट ऑफ द सेक्टर। तो इस सेक्टर की जो रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग स्टेबलाइजिंग पॉलिसी इन्वायरमेंट बाय वर्किंग ऑन टैक्स इंसेंटिव्स नॉन फिजिकल इंसेंटिव्स। जैसे मैंने बताया था दिल्ली गवर्नमेंट 1.5 लाख दे रही है सब्सिडी के रूप में, इंसेंटिव के रूप में। ओके, ईवी आर रैपिडली ग्रोइंग सनराइज सेक्टर वी कैन पुश इनटू मेक इन इंडिया। जो हमारे मेक इन इंडिया आत्मनिर्भर अभियान है अपना, उसके थ्रू ईवी को भी इंक्लूड हम कर सकते हैं। साइनिंग MOU विद रिच कंट्री इन मटेरियल लाइक लिथियम रेयर अर्थ मेटल, बिकॉज इनसे ही हमारे सेमीकंडक्टर बनेंगे, इनसे ही हमारी बैटरीज बनेंगी। और जो बैटरी है, बैटरी में एनर्जी डेंसिटी मेन इंपॉर्टेंट जो बैटरी का कंपोनेंट है कि इसकी एनर्जी डेंसिटी, जितनी एनर्जी डेंसिटी ज़्यादा होगी उतने ज़्यादा किलोमीटर, उतने ही ज़्यादा लोग इसको प्रेफर करेंगे। तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट हमारा सारा इसी बेसिस पे होना चाहिए कि हम बैटरी को और एफिशिएंट बना सके। ओके, टू डील विद लैक ऑफ एबिलिटी ऑफ दिस मटेरियल, क्योंकि इंडिया के पास लिमिटेड रिसोर्सेज हैं तो इसलिए हमें दूसरी कंट्रीज पे डिपेंडेंट रहना पड़ेगा। तो अब देखिए, अब इससे आप ऐसे कैसे लिखेंगे। इंट्रोडक्शन मैंने बता दिया था आपको, तो इन सारे पॉइंट्स को आप यूज़ करके इंट्रोडक्शन लिखिए। पहले इंट्रोडक्शन मैंने आपको जब बता दिया था, फिर उसमें ज्वाइनिंग लाइन होगी। वेट अ मिनट, इंट्रोडक्शन हो गया, इसके अंदर आपकी फिर ज्वाइनिंग लाइन होगी। फिर आप देख सकते हैं, फिर आपको चैलेंजेस लिखने हैं, क्या प्रॉब्लम्स हैं, क्या फेस कर रही हैं, क्या इसके सॉल्यूशन है, गवर्नमेंट क्या कर सकती है, फिर वे फॉरवर्ड क्या है। और आप कंक्लूजन किसी से भी आप कंक्लूड कर सकते हैं, बट कंक्लूजन आपका अच्छा लगेगा जब आप इसमें ऐसी टर्म्स लेके आएंगे जो मैंने आपको बताई हैं। ओके, इन टर्म्स को आप इंक्लूड कीजिए और इसको कंक्लूड कीजिए। और जब मैंने बताया था जो टेक्नोलॉजी वाला होगा उसके अंदर थीम क्या होगा, कंक्लूजन में आप क्या लिख सकते हैं, वो मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था, तो आप उसको यूज़ कीजिए। और कंक्लूजन आप डायरेक्ट ऐसे भी कर सकते हैं कि जो ऑपरेशनलाइजिंग है हमारा मास ट्रांजिशन टू इलेक्ट्रिक मोबिलिटी ऑफ द कंट्री, जो हमारी जो ये देखिए जो इंडिया है 1.3 बिलियन, जो 1.3 बिलियन है, इसको आपको ईवी में ट्रांसफ़र करना है। तो दिस विल बी अ बिग स्टेप। तो इसके लिए हमें ऐसे स्ट्रॉन्ग विजन चाहिए, जिससे कि वी कैन डू दिस। स्ट्रॉन्ग विजन चाहिए और सपोर्ट चाहिए गवर्नमेंट का, बिना गवर्नमेंट के सपोर्ट के ये नहीं होगा। ओके, आप इसमें और क्या इंक्लूड कर सकते हैं कि जो आपके अभी ईवी कहाँ नहीं है। 2 व्हीलर में सबसे ज़्यादा हमारे पास, और 3 व्हीलर में आपने देखा होगा दिल्ली में सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रिक व्हीकल्स मिल जाएंगी। फिर आपकी आएगी 4 व्हीलर्स में। जो ट्रक सेक्टर है, जो लोड कैरी करते हैं ट्रक्स, वो डीजल के चलते हैं। आप देख सकते हैं जो पहाड़ों में गए होंगे उन्होंने देखा होगा कि कितना ज़्यादा वो धुआं पीछे छोड़ते हैं। तो डेवलपमेंट किस में हो, जो हमारा ट्रांसपोर्टेशन है, ट्रांसपोर्टेशन अगर जो ईवी की हमारी बन जाए, इलेक्ट्रिक व्हीकल में आपका ट्रांसपोर्टेशन ट्रक्स बन जाएं, तो उससे बेहतर कुछ नहीं होगा। तो हमें उसमें उस डायरेक्शन में भी हम सोच सकते हैं। ओके, सो द नेक्स्ट टॉपिक इज आत्मनिर्भर भारत रिवाइविंग इंडिया आफ्टर कोविड-19 क्राइसिस। बहुत इंपॉर्टेंट है, आपका ऐसे ऐसा आ सकता है। तो पहले इसको समझ लेते हैं, थोड़ी सी जो फैक्ट्स हैं मैं आपको बता देता हूँ, फिर इन फैक्ट्स को यूज़ करके ऐसे तो आप आराम से लिख लेंगे। कुछ नहीं करना होता, इंट्रोडक्शन लिखना होता है, ज्वाइनिंग लाइन लिखनी होती है, फिर आपको पैराग्राफ सेकंड लिखना होता है, इसमें कॉजेज़, फिर उनके इम्प्लीकेशंस लिखने होते हैं थर्ड पैराग्राफ में, फिर आपको लिखना होता है सॉल्यूशन जो आप दे सकते हैं, फिर आपको लिखना होता है कंक्लूजन। तो कुछ नहीं है, सबसे पहले आप आत्मनिर्भर से रिलेटेड फैक्ट्स। तो 13 मई को 2020 आर प्राइम मिनिस्टर अनाउंस आत्मनिर्भर भारत पैकेज। आत्मनिर्भर का क्या मतलब है, सेल्फ रिलायंट। सेल्फ रिलायंट किस में, इन मैन्युफैक्चरिंग, सेल्फ रिलायंट इन सर्विस सेक्टर। ओके, तो इंडिया को आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए तो क्या ये पॉसिबल है, यस इट इज़ पॉसिबल। अब देखते हैं ये कैसे इनकी ड्रीम है, कैसे करने की इनके विजन्स हैं। ओके, 13 मई को 20,000 करोड़ का पैकेज इंडियन गवर्नमेंट ने दिया था। ओके, आपको ये सब मेंशन करना है अपने एसे में। तो ये डेट आप लिख सकते हैं इफ़ यू वांट टू, और ये पैकेज आप लिख सकते हैं। फिर आप देखिए आपने आत्मनिर्भर भारत की ज़रूरत क्यों पड़ी। ओके, तो पहले हम देखते हैं
कि 5 पिलर्स क्या हैं, ये आपके ऐसे में आने चाहिए। 5 पिलर्स ऑफ आत्मनिर्भर भारत, ये आपके ऐसे में आने चाहिए। 5 पिलर्स में जिन पे आत्मनिर्भर भारत फोकस करेगा वो क्या है, इकॉनमी, इकॉनमी पे फोकस करेगा। इसको हमें क्वांटम जंप कराना है, ये लिखना आप, क्वांटम जंप कराना रेदर देन इंक्रीमेंटल। ओके, इंफ्रास्ट्रक्चर को, हमारे को अपना इंफ्रास्ट्रक्चर जो हमारी ग्रोइंग डिमांड्स हैं उनके अकॉर्डिंग अपने को अपना इंफ्रास्ट्रक्चर मॉडर्न इंडिया के बेसिस पे देखते हुए बनाना है। व्हाट इज सिस्टम, सिस्टम का क्या मतलब है, सिस्टम का मतलब है जो हमारे टेक्नोलॉजिकल ड्रिवन हो, स्टार्टअप्स आए इंडिया के अंदर। ओके, टेक्नोलॉजिकली ड्रिवन स्टार्टअप जो स्टार्टअप सेक्टर है वो डेवलप हो इंडिया का। आप देख सकते हैं सिस्टम इसके लिए ही बोला गया है। हम ऐसी पॉलिसीज फ्रेम करें, पॉलिसीज फ्रेम करें ऐसी कि इंडिया के अंदर स्टार्टअप सेक्टर बूस्ट हो। नेक्स्ट इज वाइब्रेंट डेमोग्राफी। डेमोग्राफी का क्या मतलब है, वहाँ की पॉपुलेशन कैसी है, तो इसको हम यूज़ कर सकते हैं, उनकी लोकल स्किल्स को यूज़ कर सकते हैं उनके डेवलपमेंट में। ओके, इंडिया की जो डाइवर्सिटी है, डाइवर्सिटी को हम यूज़ करेंगे। ऐसी पॉलिसीज़ बनाए कि इंडिया की डिमांड बढ़ जाए। जब डिमांड बढ़ जाएगी तो आपकी प्रोडक्शन बढ़ जाएगी, और जब प्रोडक्शन बढ़ जाएगी तो आपका डेवलपमेंट होना शुरू हो जाएगा, जीडीपी इंडिया की इंक्रीज हो जाएगी। तो ये सब है, ये आपके 5 पिलर्स हैं। आपको एग्जामिनेशन में 5 पिलर्स लिखने हैं। फिर हमारे 5 फेजेस। अब फेजेस क्या है आत्मनिर्भर भारत के, ये भी आपको लिखना है। ये ऐसे इस टाइप का आएगा, तो आपको इस टाइप के ऐसे के अंदर ये आपको इंक्लूड करने ही करने पड़ेंगे। तो वी है फेज़ 1। फेज़ 1 किसके लिए, बिजनेस लाइक स्मॉल एंड माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज, MSME इसको बोलते हैं हम, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज के लिए। इनके लिए हमने क्या किया, फाइनेंशियल पैकेज दिया है इनको कि ये ग्रो कर सकें। ओके, इनको ग्रो कर सकें। नेक्स्ट वी हैव पुअर इंक्लूडिंग माइग्रेंट्स एंड फार्मर्स। सबसे ज़्यादा जो हिट हुए हैं इस कोविड पेंडेमिक से, जिनको सबसे ज़्यादा इससे चोट पहुँची है वो है आपके माइग्रेंट्स और आपके फार्मर्स, तो उनकी भी हेल्प करने के लिए इसमें बोला गया। थर्ड इज़ आपका एग्रीकल्चर। तो जो नाबार्ड है, नाबार्ड क्या है, ये बैंक है हमारा, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। ये आपको लोन देगा एग्रीकल्चर में। फिर न्यू होराइजन्स ऑफ ग्रोथ, न्यू होराइजन्स ऑफ ग्रोथ में आप देख सकते हैं कि जो हमारे इन्वेस्टमेंट होती है, जो हमारी इन्वेस्टमेंट होती है उसके अंदर क्या हो, ऐसी पॉलिसीज फ्रेम करें कि वो जो इन्वेस्टमेंट है उसके अंदर रेड टेपिज्म बंद हो सके। रेड टेपिज्म बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका क्या मतलब है, आप इसको यूज़ कीजिए अपने ऐसे में। रेड टेपिज्म का मतलब है कि आपको जो अपना काम कराने के लिए करप्शन के थ्रू गुजरना पड़ता है, आपको पैसे देने पड़ते हैं, आपका एक एक काम महीने महीने अटका रहता है, तो वो रेड टेपिज्म। ओके, फिर हम देखते हैं गवर्नमेंट के रिफॉर्म्स और उनको इनेबल करने के लिए हेल्थ केयर में, बिजनेस में, इन सब में, ऑनलाइन एजुकेशन में, ऑनलाइन एजुकेशन में भी हमने किया है। तो आप देखिए फिर इंडिया ने किया क्या है उसके बाद। आप देखिए आत्मनिर्भर भारत सक्सेसफुल तो है। आप देखिए इंडिया की पहली कोवैक्सीन वैक्सीन जो है भारत बायोटेक ने जो बनाई है, ये इंडिया को आत्मनिर्भर बना रही है। ओके, आप इसका एग्जांपल दीजिए, डिफेंस फोर्सेस में आप दीजिए। डिफेंस फोर्सेस ने भी इसके अंदर पीपी किट बनाई है और बहुत कुछ बनाया है, तो आप इनको भी बता सकते हैं। प्लस आप जो बता सकते हैं कि जो किसान क्रेडिट कार्ड दिए गए हैं और जो लोगों को आपके 5 kg वीट दिया गया था। ओके, 5 kg वीट दिया गया था, 80 करोड़ लोगों को मिला था ये 3 मंथ्स के लिए। फिर वो एक्सटेंड भी हुआ था नेक्स्ट 3 मंथ्स के लिए। तो आपको ये सब इंक्लूड करना है और एक ऐसे बनाना है। और जो इसका कंक्लूजन होगा, बेस्ट कंक्लूजन आपका क्या होगा, बेस्ट कंक्लूजन आपका होगा प्रियम्बल। ओके, तो इस ऐसे को आप ऐसे लिख सकते हैं, बहुत सिंपल हो जाएगा। इनको आप यूज़ कीजिए, बस इनको आप यूज़ कीजिए। इंट्रोडक्शन आप नेहरू की स्पीच से कर दीजिए कि इंडिया के अंदर ये प्रॉब्लम है। आप कनेक्टिंग लाइन बताइए कि 74 से वी गॉट इंडिपेंडेंस 74 ईयर्स अगो,
मैनी इश्यूज हैव बीन रिजॉल्व बट सम इश्यूज नीड टू बी फिक्स्ड। और वो इश्यूज़ क्या हैं कि इंडिया की मैन्युफैक्चरिंग, इंडिया की सेल्फ रिलायंस इंडिया के नहीं है। तो इसके अंदर हमारे क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, फिर हम इनको यूज़ करेंगे इसके सॉल्यूशन में। 5 फेजेस जो हैं इसको हम सॉल्यूशन में यूज़ करेंगे। ओके, और जो ये 5 पिलर्स हैं इनको भी आपको यूज़ करना है कि ये हमारे 5 पिलर्स वी शुड फोकस ऑन। तो इसका ऐसे आपका बन जाएगा 4 पेजेस का, 400 वर्ड्स ईजिली इसके बन जाएंगे। इसके अंदर आप कॉजेज़ और प्रॉब्लम्स भी देंगे और ये सब भी यूज़ करेंगे तो आपका ऐसे बहुत अच्छा बनेगा। किसी भी ऐसे को आपको याद नहीं करना होता, आपको बस कीवर्ड्स याद करने होते हैं और उससे ही आपका ऐसे बनता है। ओके, सो ये टॉपिक है। इस टॉपिक के ऊपर आप मेरे को ऐसे लिख के बताइए, और आप चाहें तो कोई भी ऐसे जो आपको लग रहा हो कि एग्जामिनेशन के अंदर आएगा, इवैल्यूएशन के लिए आप मेरे को भेज सकते हैं। ओके, इवैल्यूएशन के लिए आप मेरे को भेजिए कोई भी ऐसे आपको लग रहा हो कि वो ऐसे एग्जामिनेशन में आएगा तो उसको भेजिए। प्लस ये आप कर लीजिए ऑनलाइन एजुकेशन, बिकॉज बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस हो गई थी। आप देखिए जो अमीर है वो तो ऑनलाइन एजुकेशन के थ्रू पढ़ सकता है, बट जो गरीब है जिसके पास फ़ोन नहीं है वो 2 साल से घर है, तो स्कूल ड्रॉप आउट रेट्स बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएंगे। इसको देखते हुए, और आप ये भी देखिए कि जो खाना मिलता था वो भी गरीब को नहीं मिल रहा। ओके, जो वहाँ पे योजनाएं चलाई जाती थी मिड डे मील, जो चलाई जाती थी वो भी अब नहीं मिल रही। केरला एक ऐसी गवर्नमेंट है जिन्होंने घर घर जाके बच्चों को खाना दिया। तो आप देखिए स्कूल ड्रॉप आउट रेट बढ़ गया, वो दोबारा स्कूल आएंगे तो ये बहुत बड़ा डाउट है। तो इसलिए ऑनलाइन एजुकेशन, और जो अमीर है उसके पास तो सारी फैसिलिटी है, उसने तो बाईजूस भी ज्वाइन कर रखा है, उसने सारे ऑनलाइन वो ज्वाइन कर रखे हैं कोर्सेज, तो उनके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट जो गरीब है उसके लिए बहुत प्रॉब्लम है, और इंडिया के अंदर मेजर पॉपुलेशन गरीब है। तो आप इसको देख सकते हैं कि जिनके पास इंटरनेट फैसिलिटी नहीं है, क्या उनको एजुकेशन का राइट नहीं है। तो इस पे आप एजुकेशन, ऑनलाइन एजुकेशन के एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस क्या हैं, आप उसको लिख के बताइए। आप इंट्रोडक्शन दीजिए, कोई भी इंट्रोडक्शन आप दे सकते हैं, आपकी मर्ज़ी। नहीं तो आप नेहरू की स्पीच से इंट्रोड्यूस कीजिए, कनेक्टिंग लाइन बताइए, फिर कॉजेज़, फिर आप ये बताइए कि ऑनलाइन एजुकेशन के फ़ायदे क्या हैं, फिर आप बताइए ऑनलाइन एजुकेशन के डिसएडवांटेजेस क्या हैं, फिर आप बताइए गवर्नमेंट क्या कर सकती है, फिर आप कंक्लूजन दीजिए। और ये आप इनको अलग अलग पैराग्राफ में लिखिए और ऐसे मेरे को सेंड कीजिए, मैं आपको लिंक नीचे प्रोवाइड कर रहा हूँ। सो नेक्स्ट इज प्रेसी राइटिंग, थिंग्स नॉट टू डू इन प्रेसी राइटिंग। प्रेसी राइटिंग में आपको क्या नहीं करना मैं आपको वो बता देता हूँ, जिससे कि आपका प्रेसी बहुत, एक तो पहले प्रेसी बहुत सिंपल होता है, स्कोरिंग होता है आपके अच्छे, इसमें मार्क्स आ जाते हैं, तो इसको आपको अच्छे से अटेम्प्ट करना है। ओके, तो प्रेसी में क्या नहीं करना, सबसे पहले तो आपको पता होगा अगर जो 360 वर्ड्स का आपका आया है तो आपको 1/3 वर्ड में लिखना है, तो मतलब 120 वर्ड्स में आपको इसको कंक्लूड करना है। प्रेसी का ही मतलब क्या होता है, समराइज करना आपका। ओके, नेक्स्ट, मोस्ट स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि जो प्रेसी के अंदर लिखा है उसको कहीं से यहाँ से कट करेंगे, कभी यहाँ से कट करेंगे, कभी यहाँ से कट करेंगे, और उसको ही कॉपी पेस्ट कर देते हैं लाइन बाय लाइन। तो वो बिल्कुल नहीं करना, उससे आपके मार्क्स नहीं आएंगे। टीचर वो चेक करने वाले पागल नहीं है कि उसको पता ना हो कि आपने कहाँ से वर्ड्स उठाए हैं। तो आपको कभी भी कॉपी पेस्ट नहीं करना। ओके, आपको कॉपी पेस्ट नहीं करना। तो फिर क्या करना है, तो फिर प्रेसी लिखना कैसे है मैं आपको बता देता हूँ। जो भी आपका प्रेसी आएगा, मान लीजिए ये आपका प्रेसी है, तो जो आप लास्ट पेज होगा उस पर पेंसिल से पहले मैं फर्स्ट पैराग्राफ पढ़ूंगा। ओके, फर्स्ट पैराग्राफ मैंने पढ़ा, फिर जो मेरे को उसमें पॉइंट्स लगे उनको कीवर्ड फॉर्म में, अपनी लैंग्वेज में कीवर्ड फॉर्म में। कीवर्ड फॉर्म का मतलब क्या है कि आपको पूरा सेंटेंस नहीं लिखना, बस आपको 3-3, 2-2 वर्ड्स लिखने हैं। कीवर्ड फॉर्म में आप उसको पहले ऐसे को लिखिए। और वो आप एक तीसरा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अपनी नॉलेज नहीं शो करनी। ये नहीं कि अपनी नॉलेज दिखाने लगे कि अब जो मान लीजिए बहुत सिंपल ऐसे आ गया आपका ग्लोबल वार्मिंग पे, तो आप जो प्रेसी में नहीं लिखा, आपको वो नहीं है कि आप उसको भी लिखें कि ग्लोबल वार्मिंग का कोई आपको फैक्ट आता हो तो आप उसको बीच में लिख दें कि नहीं मेरी नॉलेज देखिए। तो वो बिल्कुल नहीं करना, वो बिल्कुल भी नहीं करना। अपनी नॉलेज शो नहीं करनी, जो प्रेसी में लिखा है वही आपका
बाइबल है, वही आपकी कुरान है, वही आपकी भगवत गीता है, उसके बाहर कुछ नहीं है, उससे के ही थ्रू आपको लिखना है। ओके, तो मैंने कीवर्ड्स लिख लिए पहले पैराग्राफ के, फिर सेकंड पैराग्राफ मैंने पढ़ा उसके कीवर्ड्स लिख लिए, फिर मैंने थर्ड पढ़ा, मैंने उसके कीवर्ड्स लिख लिए। अब इनको मैं समराइज़ कर दूंगा अपनी लैंग्वेज में, मैं इनको समझाऊंगा 3 पैराग्राफ में, अपना प्रेसी मैं लिख दूंगा। तो प्रेसी बहुत ही सिंपल है, बस 3 चीज़ों का याद रखना है कि 1/3 वर्ड्स में लिखना है, कॉपी पेस्ट बिल्कुल नहीं करना, और आपका जो है लास्ट पेज पे जाइए और अपने कीवर्ड फॉर्म में लिखिए, अपनी लैंग्वेज में लिखिए, और जो उनकी जो प्रेसी में जो लिखा है वही ट्रुथ है, आपको उसको ही समराइज करना है। ओके, जो प्रेसी में लिखा है वही ट्रुथ है, आपको उसको ही समराइज करना है। ठीक है, तो अब कोई भी प्रेसी आप लिखिए, मैं आपको लिंक दे रहा हूँ, आप उस पर मेरे को शेयर कीजिए, मैं आपको बता दूंगा कि आपकी गलती कहाँ है कहाँ नहीं है। ओके, लास्टली जो आपको थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए, नक्सलिज्म, ये आप यूज़ कर सकते हैं अपनी नॉलेज। अगर डिफेंस से रिलेटेड कोई आ गया, डिफेंस से रिलेटेड कोई टॉपिक आ गया तो उसमें आप यूज़ कर सकते हैं। अगर जो आपको इसकी बिल्कुल नॉलेज नहीं है तो आप मेरे को बता देना कमेंट बॉक्स में, मैं आपको शेयर कर दूंगा पीपीटी या फिर थोड़ा सा इसका मटेरियल अपने टेलीग्राम ग्रुप पर। नेक्स्ट इज कोड्स आपके होने चाहिए पर्सनल, क्योंकि पर्सनल कोड्स ही आपके यूनिक होंगे। तो आपको क्या करना है, गूगल खोलिए, गूगल पर डायरेक्ट सर्च कीजिए कोड्स ऑन टेररिज्म, ओके, कोड्स ऑन हेल्थ, कोड्स ऑन एजुकेशन, कोड्स ऑन विमेन, कोड्स ऑन साइंस एंड टेक, कोड्स ऑन डिफेंस। दीज आर मेजर कोड्स। आप इनको बस एक एक दो कोड्स इनका याद कीजिए। ठीक है, ये आपके मेजर थीम्स हैं, इनके आपको 1-2 कोड्स याद कीजिए। अगर जो उसमें भी आपको प्रॉब्लम है तो आप मेरे को बता देना, फिर मैं आपको शेयर कर दूंगा अपने टेलीग्राम ग्रुप पर 8-10 कोड्स, अगर जो आपको फिर भी चाहिए। ओके, तो अच्छे से एग्ज़ाम दीजिए, ऑल द बेस्ट फॉर एग्ज़ाम। मिलते हैं आपके एग्जामिनेशन की डेट के बाद और डिस्कस करते हैं आपका एग्ज़ाम का क्वेश्चंस कैसे आए थे। थैंक यू।